हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम क्या करने जा रहे हैं, तो आज का हम वीडियो शुरू करें उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आपकी पढ़ाई में अगर आप हिंदी आपके पास है तो आप सबसे ज़्यादा अटकते हो वो है व्याकरण में। तो आज हम वही शुरू कर रहे हैं, व्याकरण क्लास 9th हिंदी कोर्स A+B, यानी कि आप सभी को पता है कि 9th में हमारे 2 सिलेबस चलते हैं और दोनों ही सिलेबस में व्याकरण के टॉपिक अलग अलग होते हैं। अब क्लास 9th में हम आपको बता दें कि व्याकरण के जो टॉपिक हैं आप कोर्स A में लेंगे तो सिर्फ 2 ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन हैं A और B दोनों में। वो आपके कौन कौन से हैं? एक तो है ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, ये एक टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। ये कोर्स A में भी आएगा और कोर्स B में भी आएगा। इसके अलावा कोर्स A में जो आपके पास में टॉपिक रहेंगे वो है समास और अलंकार, जबकि कोर्स B में इसके अलावा जो रहेगा वो स्वर संधि है, विराम चिन्ह है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली, शब्द पद हैं, अनुस्वार अनुनासिक हैं, तो ये सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करिए। अभी तो हमने जैसे शुरू किया है कॉमन टॉपिक से, तो सबसे पहले जो हमने आज अपना टॉपिक लिया है व्याकरण का वो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद हैं इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से आएंगे। अभी तक लास्ट ईयर तक आपके ये आते थे MCQs बेस्ड, ठीक है, क्या होते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब आपसे लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय ये सब ही पूछे जाने हैं। तो इसके लिए अब क्या होगा, आपको वाक्य बदलने हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो बिल्कुल भी फिक्र मत करिए कि आपको करना कैसे। तो उससे पहले जब आपका एग्ज़ाम का पैटर्न अभी CBSE ने इतना ही सिर्फ इशू किया है कि लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय ये तीनों ही तरह के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे जो इन्होंने हमको सिलेबस में बताया है। लेकिन अब आप ये कहोगे कि मैम इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। जब CBSE इसका पैटर्न इशू करेगा सैम्पल पेपर के रूप में तो वो हम आपको बताएंगे, तब हम इसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन शुरू करेंगे। लेकिन तब तक हम क्या करें, तब तक हम टॉपिक की डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे टॉपिक हैं उनको हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखना, MCQs हो, अति लघु हो या लघु हो, आप तभी कर सकते हो जब उसका कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर होगा। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके सामने कोई भी प्रश्न रख दिया जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा व्याकरण का टॉपिक क्लास 9th का अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। ये वाक्य के भेद होते हैं, ध्यान रखिए। उससे पहले हम देखेंगे कि वाक्य क्या होता है। भाई हम भेद बाद में पढ़ेंगे ना, पहले तो हम कहते हैं ना कि पहले हम जड़ देखेंगे, फिर तना देखेंगे, फिर आगे जाके शाखाएं, पत्ती और फूल देखेंगे, तो वो सब पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये वाक्य का भेद जो निकला है, ये कहाँ से निकला है, ये वाक्य से निकला है। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, पहले वाक्य, ठीक है। तो क्या है वाक्य का स्वरूप, क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि वाक्य कैसे बनता है, ये क्या चीज़ है, इसका इस्तेमाल क्यों होता है, सब कुछ। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी संरचना है। वाक्य में विभिन्न स्तरों पर छोटी बड़ी अनेक संरचनाएं हैं, किंतु वाक्य का अपने आप में एक स्वतंत्र भाषाई रूप है। अब इसको समझिएगा ऐसे, जैसे मैं आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ समझा रही हूँ, या आप अपने घर में अपनी मम्मी से किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, या आप अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी न किसी तरीके से किसी से कम्युनिकेट करते हैं। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है, हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों की बातों को खुद समझ रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, हम वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब भाषा आप कोई भी बोलते हो, अभी जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, आप लोगों की अपनी जो मातृभाषा होगी, किसी की बंगाली है, पंजाबी है, मराठी है, जो भी भाषाएं हों, आप उस भाषा में कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए आप क्या करते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं और उसी से बनती है भाषा।
और उन्हीं वाक्यों के माध्यम से, उसी भाषा के माध्यम से आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो वही चीज उन्होंने क्या बोला है, वाक्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण इकाई है, वाक्य भाषा की सबसे बड़ी संरचना है, क्योंकि इससे बगैर भाषा बन ही नहीं सकती। अगर हम उससे और छोटी, भाषा की सबसे बड़ी इकाई उन्होंने क्या बताई, वाक्य बताई, उससे छोटे आएंगे तो शब्द आएंगे, उससे छोटे आएंगे तो वर्ण आएंगे, फिर वर्ण का खंडन नहीं किया जा सकता। समझ में आया? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण और सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। वाक्य में विभिन्न स्तरों पर छोटी बड़ी अनेक संरचनाएं होती हैं। अब कैसे होती हैं? अब वाक्य के अंदर भी कई चीजें होती हैं, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, विशेषण है, बहुत सारी चीजें होती है ना, होती ना। तो वही चीज उन्होंने बोला, छोटी बड़ी अनेक संरचनाएं उसके अंदर होती हैं, किंतु वाक्य का अपने आप में एक स्वतंत्र भाषाई रूप है। वाक्य क्या है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र भाषा। जैसे हम मान लो, हम पूरी बात ना कहकर बोल देंगे आज हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। ये सिंपल एक वाक्य था, एक वाक्य था मिश्र वाक्य था, हमने आपको बता दिया, इससे आप मेरी पूरी बात समझ गए। अब अगर हम आपको उस चीज को समझाना शुरू करेंगे तो हम काफी कुछ बोलेंगे, जिसमें हम छोटे बड़े कई सारे वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे। वाक्य का पृथक्करण किया जा सकता है, यानी कि वाक्य को अलग अलग किया जा सकता है। अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए अथवा किसी से वार्तालाप के लिए वाक्य की आवश्यकता पड़ती ही है। हम अपने मन की बात आप तक पहुंचाएं या आपकी बात हम अपने तक आप समझने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी न किसी भाषा के जरिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और वो भाषा कैसे बनती है, वाक्य के माध्यम से बनती है। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों या पदों के योग से बनता है। अब ये जो एक चीज है ना, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शब्द या पद जो बोले गए, इनको अभी हम आगे एक टॉपिक है वहां पर भी समझाने वाले हैं। ठीक है, शब्द और पद ये दोनों चीजें मूल रूप से एक होती हैं, लेकिन आगे चल के ये अलग अलग हो जाती है। ठीक है, समझिएगा। तो ये शब्द और पद मैं आपको थोड़ा सा इनिशियल लेवल पर बता देती हूँ। जैसे हम यहाँ पर कुछ शब्द ले रहे हैं, जैसे हमने लिया रमेश, ठीक है, फिर उसके बाद लिया मोहन, फिर हमने लिया अजय। ये हमने 3 शब्द लिए। अभी तक इनका अभी तक रूप क्या है, ये शब्द है। लेकिन अब अगर हम इनको कर दें, अब हम इनको क्या कर दें, अब हमने इनको किया रमेश मोहन के साथ अजय के घर गया। ठीक है, अभी तक जब तक ये अलग अलग लिखे हुए थे तब तक इनका स्वरूप क्या था, तब तक इनका स्वरूप था कि ये स्वतंत्र थे। ये सभी क्या थे, ये स्वतंत्र थे और इन स्वतंत्र रूप में ये क्या थे, शब्द थे। लेकिन जैसे ही हमने इन्हें वाक्य में इस्तेमाल किया, ये सब इनके वाक्य के नियम के अंदर बंध गए। क्या हुआ, ये सभी वाक्य के नियम के अंदर बंध गए। तो ये जब तक स्वतंत्र रहते हैं तब तक शब्द कहलाते हैं, लेकिन जैसे ही किसी वाक्य में इस्तेमाल होते हैं ये सब पद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि शब्द और पद मूल रूप से एक ही चीज़ है, लेकिन ये अपने प्रयोग के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग स्वरूप को धारण करते हैं। अगर हमने स्वतंत्र रूप में लिया तो ये शब्द हैं, लेकिन जैसे ही हमने इसे वाक्य में इस्तेमाल किया ये पद बन गए। अब ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, आगे कई जगह ये काम आने वाली है। हमारे पास खाली एक ये टॉपिक नहीं है, अभी हमारे पास कई सारे टॉपिक हैं, तो उसमें इस चीज़ का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो ये एक बेसिक चीज़ थी, यहाँ पर आई थी तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या पढ़ा, यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों या पदों के योग से बनता है तथा प्रत्येक शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है। समझ में आया? अब कोई भी वाक्य अगर हम बनाएंगे, कोई भी वाक्य, जैसे हमने यहाँ पर अभी आपके लिए एक वाक्य बनाया, तो हर वाक्य में वाक्य कुछ पदों के योग से बन रहा है। अब उन पदों के योग से बनने के कारण क्या हुआ, हर का अपना अलग अलग अर्थ है।
किंतु वाक्य में आए हुए सभी घटक मिलकर एक पूरा विचार प्रकट करते हैं। अभी तक जब हम इसको पढ़ रहे थे तो हमारे मन में कोई विचार आ रहा था? कोई भी विचार आ रहा था? कोई विचार नहीं आ रहा था, बस ये 3 नाम थे। लेकिन जब इसे हमने वाक्य में इस्तेमाल किया तो ये अपने आप में एक विचार बन गया, एक उसका अपना एक मतलब बन गया। वाक्य लघु हो अथवा दीर्घ, किंतु वह वाक्य अपने विचार या भाव को पूरी तरह व्यक्त करने में सक्षम होता है। हमेशा ध्यान रखिए, वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, लघु हो या दीर्घ हो, दोनों ही कंडीशन में वो अपने पूरे भाव को व्यक्त करता है। क्या कहना चाह रहे हैं, वाक्य का मतलब ही क्या है कि हम अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम इस तरीके से शब्दों को रखेंगे ताकि सामने वाला मेरी बात को समझ जाए, है ना। तो ये हो गया आपका वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, वाक्य की परिभाषा। अब यहाँ हमारे सामने कई वाक्य की परिभाषाएं आई हैं। क्या दिया गया है, विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। मेरे मन की विचार, मेरे मन की बात को हम व्यक्त करने के लिए जिस भी शब्द समूहों को ले रहे हैं वे वाक्य कहलाते हैं। सिंपल ध्यान रखना, सार्थक शब्द समूह होना चाहिए, व्यवस्थित और सार्थक होना चाहिए, यानी कि उसे सही तरीके से अरेंज करेंगे तभी वो व्यवस्थित कहलाएगा। दूसरा, सार्थक का तात्पर्य यहाँ क्या हो गया कि हर का अपना एक अर्थ होना चाहिए, एकदम कंबाइंड होने के बाद उस वाक्य का अपना कोई अर्थ निकल रहा हो। दूसरी परिभाषा, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह में वक्ता का आशय व्यक्त होता है वह वाक्य कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया ना, ऐसा सार्थक शब्द समूह, यानी कि उसके अंदर जितने भी शब्द हों वो पूरी तरीके से सार्थक हों। अब सार्थक और निरर्थक का मतलब आप समझ लो। देखो, मैं आपको बेसिक पूरी चीजें समझा रही हूँ, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये क्या चीज है। सिंपल एक शब्द हमने लिया गुलाब, ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीके से इसका अपना अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये एक सार्थक शब्द है। क्यों? क्योंकि ये सही तरीके से व्यवस्थित है, इसलिए सार्थक है, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है हमारे। जैसे ही हम बोलते हैं हमारे दिमाग में जो है गुलाब का फूल आ जाता है, लाल लाल गुलाब का फूल हमारे दिमाग में तुरंत बन जाता है। अब हम बोल दें, अब इसको पढ़ो, क्या लिखा है, बलागू। अब इस शब्द के बाद आपके दिमाग में कोई इमेज बन रही है? कोई भी इमेज आपके दिमाग में बन रही है? नथिंग, कोई इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि इसका अपना कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा शब्द समूह जिसका कोई अर्थ निकले ही नहीं, तो वो क्या कहलाता है, निरर्थक। ठीक है, वो क्या कहलाता है, निरर्थक। ठीक है, तो अब ये आया यहाँ, वही देखिए शब्द वही है, बलागू। ठीक है, यहाँ गुलाब है, यहाँ बलागू है, क्योंकि हमने इसे उल्टा सीधा कर दिया। समझ गए सार्थक और निरर्थक क्या था। अब व्यवस्थित वाक्य में अब कोई भी शब्द जो है अगर व्यवस्थित करना है तो उन्होंने क्या बोला, हमने सार्थक का मतलब आपको समझा दिया। अब आते हैं हम व्यवस्थित। किसी भी वाक्य में व्यवस्थित चीज क्या होती है, सिंपल देखिए, हमने यहां पर देखा राम आज स्कूल जाएगा। ठीक है, सिंपल जब हम इस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज तुरंत आ गई। ठीक है, क्या है, उसका अर्थ सीधे निकल आया कि राम आज स्कूल जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर दूसरा वाक्य बना देते हैं। दूसरा वाक्य हमने क्या बनाया, जाएगा स्कूल आज राम। अब यहां पर आप देख रहे हैं चीजें सही ढंग से व्यवस्थित नहीं है। क्रिया की अपना प्लेस होता है, वह वाक्य के अंत में आता है। कर्ता जो है वो हमेशा वाक्य के शुरू में आता है। उसके अलावा जो बीच में रहता है कर्म होता है, आपकी सहायक क्रियाएं होती हैं, वो उस तरीके से एक व्यवस्थित होता है। लेकिन जाएगा स्कूल आज राम, ये तो उल्टा सीधा हो गया। अर्थ निकला लेकिन ये ठीक से व्यवस्थित नहीं है। जो उसकी अपनी एक अवस्था होनी चाहिए, कर्ता कर्म क्रिया, ये उस रूप में नहीं है। यहाँ पर क्रिया कर्म दन कर्ता आ रहा है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर क्या है, ये तो व्यवस्थित है, ये सही है, लेकिन ये गलत है।
ठीक है, तो मैंने आपको व्यवस्थित भी समझा दिया, जहां पर शब्द अपने सही तरीके से व्यवस्थित किए जाते हैं। तो दो चीजें किसी भी एक वाक्य में होनी चाहिए, सार्थक शब्द समूह होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए, तभी हम अपने मन की बात को प्रकट कर सकते हैं और तभी वो सही वाक्य बनता है। तीसरी परिभाषा देखिए, भाषा की लघुतम इकाई जो किसी भाव अथवा विचार को पूर्णता व्यक्त कर सकती है वह वाक्य कहलाती है। भाषा की लघुतम इकाई, लघुतम इकाई का मतलब पहले आप समझिएगा क्या मतलब है। वैसे तो भाषा किससे बन रही है, वाक्यों से बन रही है। अब लघुतम मतलब उसकी छोटे छोटे वाक्य भी, चाहे बड़े वाक्य हों, किसी भी तरीके से हों, लेकिन बात पूरी तरीके से व्यक्त होनी चाहिए। जो बात मैं कह रही हूं, जो बात मैं आपसे बताना चाह रही हूं, मेरे मन की जो बात है वो आप तक पूरे सही तरीके से पहुंचनी चाहिए। और जो है अगर नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, सिंपल एक बात है, अगर नहीं पहुंचेगी तो आप मेरी बात को समझ नहीं सकते हैं और मेरे मन मुताबिक आप काम भी नहीं करेंगे। तो भाषा का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन, यानी कि मेरी बात को सही तरीके से आप तक पहुंचाना। तो ये 3 परिभाषाएं थी, इन्हें अच्छे से देख लीजिए। हो सकता है आपसे ये परिभाषाएं पूछी जाएं, क्योंकि इस बार आपका क्या है, अति लघु और लघु दोनों प्रश्न भी आ रहे हैं। तो सिर्फ ये सोचकर मत रहिएगा कि एमसीक्यूज हैं तो उसमें से हम एक में टिक कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। अब उदाहरण आया, उसी वाक्य की परिभाषा चल रही है, उसका उदाहरण देखिए क्या है। उदाहरण है, श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। ठीक है, वाक्य में निम्नलिखित आवश्यक बिंदु होते हैं। अब किसी भी कोई भी अगर वाक्य होता है तो उसमें कुछ चीजें जो हैं वो होना जरूरी है। कैसे दिया गया है, वाक्य की रचना शब्दों या पदों के योग से बनती है। अब यहाँ पर ये हमारा उदाहरण है, श्री कृष्ण है, धर्म है, स्थापना है। अब ध्यान रख लीजिए, किसी भी शब्द, अब ये एक बहुत बेसिक चीज है जो आपको ध्यान रखनी होगी। आप लोग जब रिटन वर्क करोगे, जब आप लोग एग्जाम में भी लिखोगे, तब भी शब्द या पदों की आएगी, आपको शब्द लिमिट दी जाएगी 25 से 30 शब्द। तो ध्यान रखना, जो ये कारक होती हैं या सहायक क्रियाएं होती हैं, ये कभी भी शब्दों की गिनती में नहीं आती हैं। आप ये सोचो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 शब्द हैं, नहीं, इस वाक्य में सिर्फ 3 शब्द हैं, क्योंकि ये जो हमारे कारक हैं ये शब्दों की गिनती में नहीं आते हैं। पहली चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। अब उन्होंने बोला वाक्य की रचना शब्दों या पदों के योग से होती है, तो यहाँ ये शब्द है, ठीक है। ये किसी भी वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये होनी चाहिए। तो पहली चीज हमने देख ली, ये है वाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। पूर्ण और स्वतंत्र होने का मतलब है कि वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें सीधे सीधे उसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। अगर उसमें उसका अर्थ सही तरीके समझ में नहीं आया, यानी कि वो वाक्य अपूर्ण है, वो उसमें पूरी बात को कहा ही नहीं गया है। तो समझ में आया, यहाँ पर श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, ये सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता के जो उपदेश दिए थे उससे हमारे धर्म की सही तरीके से स्थापना हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने आप में पूर्ण है भी है और स्वतंत्र भी है। नेक्स्ट आते हैं, वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णता प्रकट कर पाने में सक्षम है। अब यहाँ पर ये बात सही तरीके से व्यक्त हो रही है, भाव भी, उसका अर्थ भी, सब कुछ। तो ये 3 चीजें किसी भी वाक्य में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से एक भी चीज मिसिंग है तो ये जान लीजिए कि पूरी तरीके से वाक्य नहीं बना है। अब आ जाते हैं वाक्य के गुण। किसी भी वाक्य में क्या गुण होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम हमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़ने हैं, आप ये क्या चीज़ें समझा रहे हो। बेटा जितनी समझा रही हूँ 100% जान लो, ये आएंगी ज़रूर, क्योंकि अभी तक MCQ बेस जब थे ना, बहुविकल्पीय जब तक चल रहे थे, तब तक हम मेन चीज़ों को समझ लेते थे और हमारी एक सिरदर्दी खत्म हो जाती थी कि ठीक है हो गया। लेकिन जब अति लघु और लघु उत्तरीय पर बात आ गई ना, तो समझ लीजिए कि हर एक चीज़ को बारीकी से समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्या दिया है, वाक्य के गुण, यानी कि अब देखिए कोई भी एक व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूँ या आप हैं, हम लोग के अंदर कुछ गुण होती हैं, कुछ क्वालिटी होती हैं। तो अगर व्यक्ति के अंदर से वो क्वालिटीज निकाल दी जाएं तो वो व्यक्ति बेकार है, वो मनुष्य होने के लायक नहीं रह जाता, ठीक है ना। तो उसी तरीके से एक वाक्य में भी कुछ गुण होते हैं, अगर वो गुण ना हो तो क्या होगा, वो वाक्य वाक्य नहीं रह जाएगा। सिंपल सी एक चीज, ठीक है।
तो क्या दिया है, वाक्य का निर्माण करने में निम्नलिखित विशेषताओं का होना बहुत जरूरी है। कोई भी आप वाक्य अगर बना रहे हो तो उसमें कुछ क्वालिटीज का होना सख्त जरूरी है। क्या है देखिए, सबसे पहले सार्थकता होनी चाहिए, यानी कि उस वाक्य में अर्थ होना चाहिए, वो अर्थ के साथ होना चाहिए। जो चीज कही जा रही है वो चीज अर्थ के साथ होनी चाहिए। क्या दिया गया है, वाक्य रचना में प्रयुक्त सभी पद सार्थक होने चाहिए। जितने भी आप पद इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी मैंने पद और शब्द आपको बता दिए ना, वाक्य बनाते समय हम जितने भी पदों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन सभी का इंडिविजुअल अर्थ होना चाहिए। मान लीजिए अगर एक शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है और उस शब्द को मैंने वाक्य में प्रयोग कर लिया तो ये जान लो कि वो पूरा वाक्य ही निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जितने भी हम पद ले रहे हैं उन सभी का अपना एक अर्थ होना चाहिए। यदि वाक्य का कोई अंश निरर्थक हो तो उससे अर्थ में बाधा आएगी, किंतु अपवाद स्वरूप कभी कभी निरर्थक शब्द का वाक्य में प्रयोग होने पर भी वाक्य अर्थवान हो जाता है। अब चलिए इसको मैं समझा देती हूँ कैसे है। मान लीजिए हमने, जैसे अभी हमने गुलाब शब्द लिया था ना, ठीक है, हमने यहाँ पर एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे हमने गुलाब लिया था तो हमने क्या बनाया था उसका, ल ब गु, ठीक है, बालू के जो है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर हमने लिया था गुलाब, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ला ब गु, लाबगु, ठीक है। अब ये सिंपल है, आपको पता है कि गुलाब है, मैंने गुलाब को यहाँ पर बिगाड़ दिया। अब इसी शब्द से गुलाब लाल होता है, गुलाब हमने लिखा लाल तो हमने यहाँ लिख दिया लला, ठीक है, लाल को उल्टा कर दिया, क्या हो गया, लला हो गया। अब इसी से हम वाक्य बना लें, ठीक है, दिया हमने क्या लिया, लाबागु लला होता है। अब यहां जो हमने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं ये दो शब्द निरर्थक हैं, एक ये और एक ये। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अर्थ नहीं निकल रहा, ठीक है, इन दोनों का अर्थ नहीं निकल रहा है। अब इस दोनों निरर्थक शब्दों की वजह से इस पूरे वाक्य का कहीं पर भी अर्थ नहीं निकल रहा। आप देख रहे हो अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने दो निरर्थक शब्द लिए हैं, इनको मैंने सही अर्थ वाले शब्द लिए ही नहीं, तो इस वजह से ये पूरा वाक्य ही मेरा गलत बना। तो यही चीज उन्होंने बोला, यदि वाक्य का कोई अंश निरर्थक हो तो उससे अर्थ में बाधा आती है। यानी कि दो शब्द हमने निरर्थक लिए, उनसे वाक्य बनाया, वाक्य बनाने के बाद क्या हुआ, वाक्य के अर्थ में बाधा आई, क्योंकि वहां वाक्य हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका अर्थ निकल क्या रहा है, ठीक है। अब उन्होंने दूसरी कंडीशन बताई, किंतु अपवाद स्वरूप कभी कभी निरर्थक शब्द का वाक्य में प्रयोग से होने पर भी वाक्य अर्थवान हो जाता है। अब उन्होंने कहा कभी कभी हम क्या करते हैं, थोड़े से निरर्थक शब्द भी ले लें लेकिन वाक्य बन जाता है, ठीक है। अब कैसे बन जाएगा? सिंपल, यही शब्द, यही वाक्य देखो। अब हम पहला शब्द जो है वो सही ले रहे हैं, गुलाब, गुलाब हमने लिया, अब हमने यहां लिख दिया लला होता है। अब इससे हम अगर यहां पर एक शब्द मेरा निरर्थक है, ये एक शब्द हमारा निरर्थक है, तो इससे वाक्य का अर्थ तो निकल रहा है। सिंपल है, हम इसमें लिखने में मिस्टेक हो गई। यहां पर क्या होगा, लाल होता है, सिंपल, एक ये शब्द यहां पर क्या होगा, लाल होगा। हमने अपने माइंड में ये चीज को सेट कर लिया, गुलाब लला होता है, अरे हमने कहा चलो गलत हो गया, यहां पर होगा गुलाब लाल होता है, सिंपल एक सी चीज हो गई। तो इस तरीके से ये वाली बात हमारी सिद्ध हो गई कि कभी कभी एक आध वर्ड अगर हम निरर्थक ले भी ले तो वाक्य का अर्थ समझ में आ ही जाता है। तो ये एक चीज हो गई। तो समझ में आ गया सार्थकता क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं योग्यता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला गुण क्या होना चाहिए, योग्यता। ये क्या होती है, देखिए, योग्यता का अर्थ है क्षमता, यानी कि कैपेसिटी, याद रखना। वाक्य में शब्द सार्थक होने चाहिए, ये तो कंपलसरी है। उनमें प्रसंग के अनुकूल अर्थ देने की क्षमता भी होनी चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की आपस में संगति होनी चाहिए। चलिए, अब उन्होंने बोला योग्यता यानी कि कैपेसिटी, यानी कि जब हम कोई वाक्य बना रहे हैं उसमें जितने भी हम सार्थक शब्द, हमने सारे शब्द सार्थक ले लिए, लेकिन जो बात मैं कहना चाहती हूँ, जिन शब्दों को मैं चयन कर रही हूँ वो
आप तक मेरी पूरी बात पहुंचा सके। मान लीजिए मैं सिंपल अब बोल रही हूं कि आज मैं आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद समझाऊंगी। मैंने एक सिंपल एक सेंटेंस आपको बोला, ठीक है। अब मैंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस जरिए से आप तक मेरी बात कम्युनिकेट हो गई। उसमें उन सारे शब्दों में ये क्षमता थी, ये योग्यता थी कि वो अपने अर्थ को सही तरीके से व्यक्त करते हुए आप तक मेरी बात पहुंचा दें। आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब सिंपल एक चीज हम इसी वाक्य में थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं। कैसे करेंगे? वाक्य बहुत जरूरी होते हैं, सिंपल ऐसा समझना। अब मैंने उस बात को उलझाना शुरू किया। मैंने क्या बोला? वाक्य बहुत जरूरी होते हैं, अगर हम इनको ना पढ़ें तो बहुत दिक्कत होती है, पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो चलो आज पढ़ेंगे तो, लेकिन इसके सही स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे। अब आपको देखते हैं समझ में आता है कि नहीं आता है। अब उसी एक सिंपल वाक्य को मैंने इतने सारे वाक्यों के साथ आपको उलझा दिया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैम आज कराने क्या वाली है। सिंपल एक चीज है कि मैम क्या कराने वाली हैं आज। तो बात ये होती है कि हम सही शब्दों का चयन करें, सही क्वांटिटी में करें, और जो भी वाक्य मैं बोल रही हूं वो माना कि सार्थक है, व्यवस्थित है, सब कुछ है, लेकिन ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जिसके जरिए हम आप तक अपनी बात पहुंचा सकें, आपको सही तरीके में वो बात समझ में आ सके। कभी कभी आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, सिंपल ऐसा समझना, बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलते होंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो जो कुछ बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, भाषा में कहीं गड़बड़ी नहीं है, लेकिन एक्चुअल वो क्या चीज़ कहना चाहता है मेरी समझ में नहीं आता। अब ये कैसे होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। आप घर में बैठे हो, घर में चुपचाप बैठे हुए, आपका रूम बुरी तरह बिखरा हुआ है, ठीक है। अब मम्मी ने देख लिया, अब मम्मी आपको कैसे बोलेंगी? भाई ऐसा है कि जानवर भी कहीं बैठता है तो अपनी पूरी जगह साफ करके बैठता है। अब आप बैठे टीवी देख रहे हो, रूम आपका अंदर गंदा है। अब आप ड्राइंग रूम में बैठे हो, मम्मी ये बोल रही है कि भाई जानवर भी जहां बैठता है वो अपनी जगह साफ करके बैठता है। तो अब इसका मतलब आप क्या निकालोगे? मम्मी वहां पर आपको व्यंग कर रही थी, आपको टीज कर रही थी ताकि आपकी बात समझ में आए, लेकिन वहां आपको सीधे सीधे नहीं, वो घुमा फिराकर समझाने की कोशिश कर रही थी। मम्मी की वाक्य में इसलिए क्षमता नहीं थी क्योंकि वो आपकी व्यंग में कर रही थी। मम्मी सीधे सीधे कहती है क्या टाइम बर्बाद करो, जाके अपना रूम साफ करो, तो वहां पर वो वाक्य अपनी पूरी योग्यता के साथ होता। लेकिन मम्मी ने जो दूसरा वाक्य बोला वो इसलिए उस योग्यता को सिद्ध नहीं कर रहा था क्योंकि मम्मी आपको डांट कर नहीं, एक तरीके से टीज करके समझाना चाह रही थी, ठीक है ना। तो योग्यता का मतलब होता है कि बात को हम सीधे सीधे तरीके से, जो बात हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसमें इतनी क्षमता हो कि मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपके पास बुद्धि है तो आपको मम्मी की वो बात भी सेकंड्स में समझ में आ जाएगी, और अगर आप थोड़ा सा नहीं समझते हो बात को, मम्मी को नहीं समझते हो, तो वो बात जल्दी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो दूसरी चीज है योग्यता, वो मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, क्या है? आकांक्षा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन यानी इच्छा, क्या हमारी आकांक्षा है? आकांक्षा का अर्थ है इच्छा, अर्थात वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं रहनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में कोई अधूरापन रह जाए। वाक्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि पूरा अर्थ दे सके, उसे पढ़कर अथवा सुनकर भाव पूरा करने के लिए कुछ जानने की आकांक्षा ना रहे। यानी कि हम किसी से अगर कोई बात करते हैं तो हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो जो बात कह रहा है वो मेरी पूरी समझ में आ जाएगी। यानी कि किसी की भी बात जब हम सुनते हैं या अपनी बात कहते हैं तो सामने वाला जो है, जो भी बोल रहा है, उसके सामने वाले की इच्छा होती है कि वो जो कुछ बोले उसकी बात हमें उसमें समझ में आ जाए। तो आकांक्षा यानी कि इच्छा हमारी ये होती है कि एक ही बार में हमें बात समझ में आ जाए। नंबर 4 है आसक्ति या निकटता, ठीक है, क्लोजनेस। आसक्ति का अभिप्राय वाक्य में शब्दों का एक ही समय में प्रयोग है, यानी कि एक समय में आप वाक्यों को में किस तरीके से शब्दों को प्रयोग करते हैं। एक वाक्य में शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होना आवश्यक है। रुक रुक कर बोलने से शब्द अर्थ में बाधा डालते हैं। उसके प्रयोग में निरंतरता आवश्यक है। यदि कुछ ठहराव बदलाव दिखाना आवश्यक हो तो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। लिखित रूप में भी शब्दों में समीपता आवश्यक है। अब देखिए, चाहे हम वाक्य बोल रहे हों चाहे हम वाक्य लिख रहे हैं,
तो ये ध्यान रखना कि उसमें निकटता जरूरी है। अब बोलते समय निकटता का मतलब अलग होता है और लिखते समय निकटता का मतलब अलग होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे अब हम आपको बोलेंगे कोई भी चीज, आज मैं सोचने की कोशिश कर रही थी। अब मैंने यहां पर एक ही वाक्य के लिए कितनी जगह पॉज लिया ना। आप सिंपल है, मैं आज सोचने की कोशिश कर रही थी कि आज आपको मैं क्या पढ़ाऊंगी, वाक्य ये है। और सिंपल इसी को बोलने में हम क्या कर रहे हैं, रुक रुक के बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि इससे आपको सुनने में जो ब्रेक हो रहा है उसकी वजह से आपको कही गई बात समझ में आएगी ही नहीं। ठीक है, वाक्य बोले क्यों जा रहे हैं, ताकि सामने वाले को समझने में पूरी तरीके से आसानी हो। अगर हम रुक कर बोलेंगे, हम अभी बोले फिर 10 सेकंड बाद बोले फिर 5 सेकंड बाद बोलेंगे, अगर एक ही वाक्य को बोलने में इतना टाइम हम लेंगे तो जाहिर सी बात है वो जो कम्युनिकेशन ब्रेक होगा इसकी वजह से शब्दों में निकटता नहीं रह जाएगी और आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा। ये तो बोलने की बात हो गई। अब अगर लिखने की बात हम बोलेंगे तो लिखने में निकटता ये नहीं मतलब आज एक वर्ड इस पेज में लिखा, दूसरा उस पेज में लिखा, तीसरा उस पेज में लिखा, ये मतलब नहीं है। लिखोगे आप एक ही लाइन में लिखोगे, एक ही पेज में लिखोगे, लेकिन क्या होगा जब हम शब्दों को बोलते हैं तो कई जगह हम ठहराव लेते हैं, तो हम विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहीं हम रुके, मोहन सोहन राम और सीता आज पार्क में घूमने जाएंगे, तो यहाँ करीबन 3 विराम चिन्ह लगे। लेकिन लिखते समय अगर हम विराम चिन्हों का इस्तेमाल ही ना करें तो बात ठीक तरीके से समझ ही में नहीं आएगी कि व्यक्ति कहाँ रुक रहा है, क्या नहीं रुक रहा है। सिंपल है ना। तो लिखते समय हम उस निकटता को बताने के लिए विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं और बोलते समय यह होता है कि हमें एक ही बार में पूरे वाक्य को बोल देना है, तभी बात सामने वाले की समझ में आता है। तो ये हमारे गुण होते हैं वाक्य के। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। पद क्रम, पद का मतलब तो समझ गए आगे, क्रम मतलब सीक्वेंस। वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम में प्रयुक्त होना आवश्यक है। पद क्रम के नियमों का उल्लंघन करने पर वांछित अर्थ निकल सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी एक वाक्य होता है, एक वाक्य का अपना एक क्रम होता है, पदों को रखने का अपना क्रम होता है कि पहले कर्ता आएगा, उसके बाद कारक आएंगे, उसके बाद कर्म आएगा, फिर कारक आएगा, क्रिया आएंगी, सहायक क्रिया आएंगी। तो किसी भी वाक्य में इन पद क्रमों का यही क्रम होता है। अगर हम उल्टा सीधा कर दें, ठीक है, हम के लिए जाएंगे मोहन के साथ घर पर राम, तो आपको मतलब समझ में आया क्या कहना चाह रही हूँ। तो हमने क्या बोला है, मैं राम मोहन के घर जाएगा, सिंपल एक वाक्य था, लेकिन मैंने उसको उल्टा पुल्टा कर दिया तो आपको समझ ही में नहीं आया। वही चीज है, हर एक पद का अपना क्रम होता है और उस पद का क्रम उसी हिसाब से होना चाहिए। अगर हम आगे पीछे कर दें, क्रिया की जगह कर्ता कर दें, कर्ता की जगह क्रिया कर दें, कर्म को क्रिया के बाद कर दें, तो बहुत सारी चीजें अटपटी हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं अन्वय। क्या है अन्वय का अर्थ है अर्थात मेल। वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया के लिंग वचन और पुरुष और कारक में मेल होना चाहिए, इसके अभाव में भी अर्थ में रुकावट आती है। अब मान लीजिए कर्ता इस्तेमाल किया स्त्रीलिंग, क्रिया इस्तेमाल कर दी मैंने पुल्लिंग, कर्म इस्तेमाल किया, कर्म की जगह जो हमने कारक लगा दिए वो हमने, कर्म के साथ हमेशा को कारक लगता है लेकिन उसके साथ हमने संबंध कारक लगा दिया, तो चीजें बदल जाएंगी ना। क्रम अब सही तरीके से हमने नहीं रखा। मान लीजिए यहां पर अब इस क्रम को हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपका आता है कर्ता, तो कर्ता में मैंने यहां पर बता दिया, मैंने आज बता दिया लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी। उसके बाद हमने क्या बताया, कर्म होती है, फिर क्रिया होती है, क्रिया के लिंग वचन और पुरुष और कारक में मेल होना चाहिए। अब हमने बोले कि लक्ष्मी, सिंपल एक सेंटेंस क्या है, लक्ष्मी को आज दोपहर में स्कूल जाना है। सिंपल हमने यहां पर आपको सही क्रम में बताया, सही क्रम में मैंने इसको लिखा, इसके क्रम में मैंने कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करी है। लेकिन अगर हम इसके क्रम में चीजों में गड़बड़ी करें, जैसे हमने बोला कर्ता, तो कर्ता कौन है, लक्ष्मी, हमने लक्ष्मी लिया, ठीक है। अब यहां लक्ष्मी को
लक्ष्मी को आज दोपहर में स्कूल जाना है, तो हम को की जगह कर दें क्या, कारक बदल देते हैं, यहाँ कर्म कारक लगाएं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या बोलते हैं, लक्ष्मी की, ठीक है। अब हमने इसको आज ही रखा, ठीक है, इसको भी दोपहर रखा, ठीक है। में की जगह लिख दिया पर, इसको भी स्कूल रखा, ठीक है। जाना की है जगह लिख दिया हमने जाती थी। अब देखिए हमने लक्ष्मी को रखा, लक्ष्मी की आज दोपहर पर स्कूल जाती थी, हमने क्या किया, वही लिया, कारक बदल दिए हमने। देखिए यहाँ कारक को कर्म कारक की जगह संबंध कारक कर दिया, अपादान कारक की जगह, यहाँ अपादान कारक था लेकिन उनके स्वरूपों को बदल दिया। यहाँ पर जाना है हमने की जगह जाती है कर दिया। तो देखिए अर्थ बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया। तो यहाँ पर कर्ता के साथ, क्रिया के साथ, कर्म के साथ लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष, इन सभी का मेल होना जरूरी है। अगर हम स्त्रीलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रिया स्त्रीलिंग होनी चाहिए। क्रिया अगर हम क्रिया के साथ कोई क्रिया विशेषण लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसका सही स्वरूप होना चाहिए। कारक हमेशा कर्ता के या कर्म के हिसाब से होने चाहिए। तो सिंपल एक चीज ये है कि इनमें जो है मेल होना चाहिए, कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष और कारक, इन सारी चीजों में जब तक मेल नहीं होगा कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये करीबन 6 गुण होते हैं वाक्य के जिन्हें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वाक्य के घटक। अब यहाँ बहुत ध्यान से, जितना भी मैं पढ़ा रही हूं प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ना। अब ये है घटक, मतलब आप समझ लो अंग। अब 2 चीजें होती हैं, वाक्य के गुण तो हम समझ गए, अब होते हैं अंग और एक चीज होती है भेद। अब आप बोलोगे अंग और भेद में क्या फर्क है, चलो मैं बताती हूँ। सिंपल एक मैं इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ जो अभी तक कई बार दे चुकी हूँ, शायद आप लोगों ने देखा भी हो। क्या होता है, हम मनुष्य हैं, ठीक है। मनुष्य के कितने अंग होते हैं, मनुष्य के अंग कौन कौन से होते हैं, हाथ, पैर, नाक, आँख, कान, ये सारे अंग हैं हमारे, मनुष्य के ये अंग होते हैं। लेकिन अगर हम मनुष्य के भेद बोले तो क्या हो जाएंगे, 2 भेद होते हैं, स्त्री पुरुष। समझ में आया? तो ये 2 भेद होते हैं। तो यहीं पर अंग का मतलब क्या हो गया, एक जो वाक्य है उसके कितने अंग हैं, ठीक है। और भेद यानी कि जब वाक्य बनाया जा रहा है तो फिर उसके कितने पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। अब जैसे यहां पर आ जाते हैं, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। घटक का मतलब क्या हो गया, अंग भी होते हैं। तो यहां पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम घटक क्या है, अंग क्या है। घटक का मतलब भी अंग ही है। संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रधान रूप से 2 ही घटक हैं। तो घटक का यहाँ सीधे सीधे मतलब जो आ रहा है वो है अंग। इसका दूसरा मतलब समझ जाना, ठीक है। पहला होता है उद्देश्य, क्या है पहला, उद्देश्य, और दूसरा है विधेय, ठीक है। बहुत आसान है, ध्यान से सुनना इसको। एक होता है उद्देश्य जो होता है वाक्य का कर्ता, ठीक है। अब आप बोलोगे कुछ वाक्यों में कर्ता नहीं होते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करें, तो चलो वो भी समझाती हूं। अभी उदाहरण देके सारी चीजें क्लियर करूंगी, पहले यहां देखो। दूसरा होता है विधेय, मतलब क्रिया, यानी कि वाक्य में जो क्रिया। अब आप बोलोगे रेस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ गया, भाई कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, बीच में तो बहुत सारी चीज होती है, वो कहाँ जाएगा, तो वो समझाती हूँ। सबसे पहले देखेंगे हम उद्देश्य। किसी भी वाक्य में उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है। इसके अंग अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार, विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि आ जाते हैं। अब यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है, यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर हम बोल रहे हैं, उस सेंटेंस में जो काम को कर रहा है वो कर्ता है, वो आपका आ जाएगा। उसके साथ अगर कारक लगा, कर्ता है तो कर्ता के साथ कारक कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो वो आपकी ये 3 चीजें, विशेषण, संबंध बोधक, भावबोधक दोनों होगा। जैसे हम यहां पर एक सेंटेंस बोल दें, सुनीता अच्छी लड़की है, ठीक है। या दूसरा वर्ड है
सुनीता ने फल खाया। ठीक है, ये दो वाक्य हैं। अब इन दो वाक्यों में आप समझना, इनमें उन्होंने क्या बोला है, यहां पर करता है, एक ये करता है, एक ये करता है, लेकिन साथ में यहां ने, अगर कोई कारक लगा हुआ है तो वो हम उसी के साथ ले लेंगे। अब आप बोलोगे कि उसमें विशेषण भी उन्होंने बोला, अगर विशेषण कर्ता के बाद आ रहा है तो वो विधेय का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर हम यहां बोलें क्या, अब यहां पर सुनीता, अगर ये अच्छी हम यहां लगा देते, अच्छी सुनीता लड़की है, तो एक तो वाक्य बदल जाता। अगर कर्ता से पहले कोई विशेषण लगा हुआ है तो वो उद्देश्य में आएगा, लेकिन अगर बाद लगा है तो वो विधेय का पार्ट बनता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, जैसे यहां पर दिया है सुनीता ने, सुनीता के बाद यानी कि कर्ता के बाद अगर कोई भी कारक आ रहा है वो उद्देश्य का ही पार्ट रहेगा। इसे अभी हम आगे थोड़ा सा उदाहरण और करेंगे ना, तो अभी क्लियर हो जाएगा। दूसरा है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए विधेय, इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार आदि आता है। तो सिंपल क्या है, यहां पर सुनीता जो है ये कौन है हमारा, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट, जितना पार्ट आपका ये बच रहा है, ये क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। सिंपल। ठीक है, तो जो भी आपका करता है काम करने वाला, वो सिंपल आपका क्या कहलाता है, सिंपल आपका क्या कहला रहा है, वो उद्देश्य, और जो उसके बारे में काम करने के बारे में बोला जा रहा है वो विधेय है। चलिए अब इसको हम थोड़े से कुछ उदाहरणों के जरिए समझते हैं। जैसे यहां बोल दिया, उद्देश्य और विधेय के योग से ही वाक्य संरचना के स्तर पर पूर्ण होता है तथा किसी भाव अथवा विचार संदेश को व्यक्त कर पाता है। यानी कि कोई भी वाक्य में उद्देश्य और विधेय जब तक नहीं होते हैं कोई वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। सिंपल एक ध्यान रखना कि अगर मान लो नहीं है, किसी में एक भी चीज मिसिंग है, तो वह वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं होगा। कोई भी, क्योंकि अब अंग है, अब जैसे यहाँ पर सिंपल एक समझ लो, वैसे तो आप बोलोगे कि मनुष्य के भी कई अंग पूर्ण नहीं होते हैं, तो वो एक संपूर्ण व्यक्ति नहीं माना जाता, उसको दिव्यांग कहा जाता है, क्योंकि उसका एक अंग नहीं होता है। मान लीजिए किसी की आंख नहीं है, कोई सुन नहीं सकता है, या किसी का एक पैर नहीं है, या किसी का कोई हाथ नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या है, वो एक दिव्यांग माना जाएगा, एक संपूर्ण मनुष्य नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अब उसी तरीके से वाक्य भी हो जाता है। वाक्य में अगर कोई चीज मिसिंग हो जाए तो वो पूर्ण नहीं हो सकता, वो अपनी पूरी बात को कह नहीं पाएगा। चलिए अब इसमें उदाहरण देखते हैं। सिंपल आप देखो, सुमन अध्यापिका है, बालक कक्षा में पढ़ रहे हैं, मजदूरों ने लकड़ियां काट ली दी हैं, छात्रावास में रहने वाले सभी लड़के सिनेमा देखने जा रहे हैं, दशरथ पुत्र राम ने रावण को तीर से मारा। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो काफ़ी चीज़ें उद्देश्य में आ रही हैं, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। वाक्यों में क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर हमने क्या बात करी, सुमन अध्यापिका है। अब इस पूरे वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम सुमन के बारे में बात करें, इसलिए सुमन उद्देश्य है और उसके बारे में जो बात कही जा रही है वो विधेय है, तो वो क्या है, अध्यापिका है, तो ये क्या हो गई, विधेय हो गई। सिंपल सी एक चीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, बालक कक्षा में पढ़ रहे हैं। अब इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमने किसके बारे में बात करी, हमने बालक के बारे में बात करी, तो बालक हमारा उद्देश्य हो गया। ठीक है, फिर उधर कक्षा में पढ़ रहे थे, जो हमने उन बालकों के बारे में हमने बात क्या करी कि वो कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा विधेय हो गया। अब मैंने आपको साथ में क्या बताया था कि किसी भी कर्ता के साथ अगर कारक लगा है, तो अब कर्ता के साथ एक ही कारक लगता है, वो कौन सा कारक लगता है, ने लगता है। ध्यान रखना, कर्ता के साथ क्या लगता है, ने लगता है, तो वो भी उद्देश्य का ही पार्ट हो जाता है। अब जैसे मजदूरों ने लकड़ियां काट दी हैं, अब यहां पर देखिए मजदूर करता है लेकिन उसके साथ ये कारक है, तो ये भी आपका उद्देश्य का ही पार्ट हो जाएगा। मजदूर करता है, ने हमारा कारक है, ये हमारा क्या है, करता है, और ने हमारा क्या है, कारक है। हमेशा ध्यान रखना एक चीज, हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी जिसके बारे में हम बात करें उसके साथ, वो करता ही उसके बारे में बात करें, उसके साथ जो कारक लगा है वो पूरा का पूरा पार्ट आपका उद्देश्य में आएगा। अब मजदूरों के बारे में क्या बात करी जा रही है कि उन्होंने लकड़ियां काट दी हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। उन्होंने क्या बोला, छात्रावास में रहने वाले सभी लड़के सिनेमा देखने जा रहे हैं। अब इस पूरे वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिनेमा देखने के बारे में नहीं, हम बात कर रहे हैं उन लड़कों के बारे में जो छात्रावास में रहते हैं, ये लड़के। तो अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, हम वाक्य के बीच से उद्देश्य को नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो या तो उसके बाद का पूरा पार्ट या उसके पहले का पूरा पार्ट हम लेते हैं। बात हम कर रहे हैं लड़के। अब लड़कों की पूरी विशेषता क्या है कि वे सभी छात्रावास में रहते हैं, ठीक है? अब यहां पर लड़के क्या हैं? ये कर्ता हैं। लड़के क्या हैं? कर्ता हैं। अब उसके बारे में क्या है? ये छात्रावास में रहने वाले, ये उनकी क्या है? विशेषता। ये क्या हमारे कहला रहे हैं? विशेषण। ये हमारा क्या करे? विशेषण। तो कर्ता के साथ हमने हमेशा बोला, कर्ता के बाद अगर विशेषण लगा हुआ है तो वो आपका विधेय में चला जाएगा, लेकिन कर्ता के पहले अगर विशेषण लगा है तो वो उद्देश्य में आएगा। तो ये आ गया उद्देश्य में। नेक्स्ट आते हैं, दशरथ पुत्र राम ने। अब यहां ने रावण को तीर से मारा, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम राम जी के बारे में बात कर रहे हैं, राम जी के बारे में। तो राम हमारे कौन है? कर्ता हैं, क्योंकि उन्होंने रावण को मारा है। ने क्या है? हमारा कारक है। अब राम जी की विशेषता क्या है कि वे दशरथ के पुत्र हैं, ये क्या है? विशेषण है। समझ में आया? तो विशेषण, कर्ता, कारक। कर्ता से पहले उनकी विशेषता है, वो हमारा उद्देश्य में ही आ जाएगा, उसके साथ कारक लगा है, वो भी उद्देश्य में आ जाएगा। अब उन्होंने जो भी काम किया रावण को तीर से मारने का, वो विधेय में चला गया। तो समझ में आया आपको कि उद्देश्य के साथ क्या क्या चीजें अटैच होती हैं तो मिल जाता है। हमेशा ध्यान रखना, कर्ता अगर वाक्य के बीच में है और उससे पहले उसकी कोई भी विशेषता बताई जा रही है, अगर सिंपल है यह पुस्तक मेरी है, अगर हम ये बोलेंगे तो हम बात यहां पुस्तक के बारे में कर रहे हैं, तो यहां पर यह पुस्तक, ये पूरा का पूरा उद्देश्य होगा। मेरी है ये विधेय में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो चीजें लगी हैं वो उसी के साथ कंबाइंड हो जाती हैं। अब आगे देखिए, विद्यालय के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। सिंपल एक ही आया। यहाँ क्या है? बच्चे, विद्यालय के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चा क्या है? कर्ता है, क्योंकि वो सभी खेल रहे हैं, ठीक है? अब उनकी क्वालिटी, उनकी क्या कहते हैं? विशेषता है। उनके साथ विशेषण क्या लगा है कि वो सभी विद्यालय के हैं। तो ये जो है ये उनके विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। ये विशेषण है, तो उसी के साथ लग गए, ठीक है? अब बाकी मैदान में खेल रहे हैं वो हमारा विधेय में हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नौकर खाना बना रहा है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? खाने के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, हम नौकर के बारे में बात कर रहे हैं। तो नौकर हमारा क्या हो जाएगा? सीधे सीधे आपका उद्देश्य, और बाकी खाना बना रहा है वो विधेय हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सीता किताब पढ़ रही है। तो हमने इस पूरे वाक्य में किसके बारे में बात करी? सीता के बारे में बात करी। तो सीता उद्देश्य हो गई, किताब पढ़ रही है ये क्या हो गया? विधेय हो गया। नेक्स्ट आते हैं, मैं दिल्ली में रहने वाली एक सहेली से मिली थी। तो यहाँ पर हम किस, कर्ता कौन है? मैं, ठीक है? और उसके बारे में मेरे बारे में क्या बात हो रही है? दिल्ली में रहने वाली एक सहेली से मिली थी। रेखा ने कुसुम को अपनी साथी चुना। तो यहाँ रेखा कौन है? कर्ता है। रेखा सिंपल कौन है? ये कर्ता है रेखा, और ने हमारा क्या है? ये कारक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कर्ता के साथ अगर कारक जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य का ही पार्ट हो जाएगा, ठीक है? अब उद्देश्य और विधेय का विस्तार समझें उससे पहले एक छोटी सी चीज हम आपको और समझा देते हैं। एक चीज रह गई इसमें, जो ऐसा एक एग्जाम्पल था नहीं। यहाँ पर आपने सभी वाक्यों में देखा या तो कर्ता था या कर्ता के साथ उन्होंने जो भी काम कर रहे थे वो था, सब कुछ था। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कर्ता होते ही नहीं है। अब उस कंडीशन में हम उस सेंटेंस में उद्देश्य कैसे निकालेंगे? जैसे हम बोलेंगे
दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, एक सेंटेंस ये है। दूसरा, ताजमहल सुंदर इमारत है। अब ये दो सेंटेंस हैं, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इनमें किसी भी तरह का कोई कर्ता नहीं है। अब इस कंडीशन में अगर इससे आपसे बोला जाए कि उद्देश्य छांटो, तब कैसे निकालोगे? इसको कैसे करते? देखिए, कोई भी स्टेटमेंट है, हम उस स्टेटमेंट में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमेशा उद्देश्य होता है और रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका विधेय होता है। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस जो है, पहले सेंटेंस में हम क्या बोल रहे हैं आपसे? दिल्ली भारत की राजधानी है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, हम राजधानी के बारे में बात कर रहे हैं, हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। इस पूरे सेंटेंस में सबसे पहले आपको देखना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज विधेय। क्यों? क्योंकि हमने दिल्ली के बारे में जो बात कही वो विधेय है। दिल्ली के बारे में बात करी, दिल्ली के बारे में हमने क्या बोला कि वो भारत की राजधानी है, तो दिल्ली के बारे में हमने बोला भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी क्या हो गया? विधेय हो गया। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? दिल्ली के बारे में बात करें, तो दिल्ली हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ताजमहल सुंदर इमारत है। तो इस स्टेटमेंट में हम किसके बारे में बात करें? हम ताजमहल के बारे में बात करें, तो ताजमहल हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और सुंदर इमारत है, ये क्या हो गया? आपका विधेय हो गया। ठीक है, समझ गए? कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें आपके कर्ता होते ही नहीं है, तब आपको देखना है कि उस सेंटेंस में हम बात किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर देखने वाले हैं उद्देश्य का विस्तार, कैसे विस्तार होता है। देखिए यहां पर वाक्य है हमारे पास में, वीर हनुमान ने लंका में आग लगाई। अब ये सेंटेंस है, अभी इसको मत पढ़ो। अब आपको सेंटेंस में सबसे पहले आपका उद्देश्य क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हनुमान जी के बारे में। तो हनुमान उद्देश्य हो गया और बाकी जितना सेंटेंस है वो हमारा विधेय हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पर देख रहे हो ना, सिंपल एक देखना कि हनुमान जो है वो तो बीच में आए हुए हैं, तो हनुमान ने, ये तो उद्देश्य है, लेकिन हमने उद्देश्य का विस्तार कैसे किया? वीर, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी की जो विशेषता थी वो उसके साथ ही आ गई। हाँ, तो यहाँ पर क्या? लंका में आग लगाती, विधेय हो गया। तो ध्यान रखना हमेशा एक चीज, किसी भी, ये एक कंपल्सरी एक चीज है, बहुत ध्यान से देखना कि किसी भी कर्ता से पहले अगर विशेषण आ रहा है तो वो उद्देश्य का ही पार्ट रहेगा, हमेशा याद रखना। अब जैसे यहाँ पर हनुमान ये कर्ता है और ये इनकी विशेषता है, तो ये पूरा का पूरा आपका उद्देश्य में आ गया। देखो वीर हनुमान, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर तेजस्वी चाणक्य मंत्री बनने में सफल रहा। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चाणक्य के बारे में। चाणक्य हमारे कर्ता हैं, लेकिन इनकी विशेषता क्या है? तेजस्वी। तो चाणक्य हमारा उद्देश्य हुआ, लेकिन तेजस्वी चाणक्य हम पूरा का पूरा उद्देश्य में लेंगे। परिश्रमी छात्र उत्तीर्ण होता है, तो यहां पर छात्र जो है ये क्या है? उद्देश्य है, लेकिन ये इसकी विशेषता है। तो यहां पर देखिए छात्र उद्देश्य है, लेकिन परिश्रमी ये पूरा हमारा विस्तार है। तो आप ये देखोगे वीर हनुमान ने, तेजस्वी चाणक्य, परिश्रमी छात्र, ये सभी हमारा क्या है? उद्देश्य है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनके साथ उनका विशेषण लगा हुआ है। ध्यान रखना, उनके साथ उनका विशेषण लगा हुआ है, इसलिए वो आपका पूरा का पूरा उद्देश्य में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है? विधेय या विधेय का विस्तार कैसे होता है? विधेय का विस्तार, विधेय में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं
राम पत्र लिखता है। सेंटेंस क्या है? राम पत्र लिखता है। तो यहाँ पर किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? राम। तो राम हमारा कौन हो गया? उद्देश्य। रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा क्या है? विधेय। अब आप बोलोगे विधेय, क्योंकि विधेय में तो क्रिया आती है। विधेय में क्या आता है? सिर्फ क्रिया आती है। लेकिन विधेय के साथ जो कुछ भी चीजें लगी होंगी, क्रिया के साथ जो कुछ भी चीजें लगी होंगी, वो सभी विधेय में आ जाएगा। तो इसीलिए पत्र लिखता है ये हमारा पूरा विधेय हो जाएगा। अब यहां पर सिंपल ये भी हो सकता था कि राम लिखता है। हम अगर सिंपल ये लिख दें कि राम लिखता है, ठीक है, सिंपल ये था। तो यहां पर अगर आप देखोगे सेंटेंस में राम आपका उद्देश्य है, लिखता है विधेय है, ठीक है। ये राम हमारा क्या चला गया? उद्देश्य हम यहां लिख देते हैं, राम हमारा उद्देश्य हो गया और ये हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया, ठीक है। अब यहां पर हमने कहा अगर हम यहां पर बोलें, अब ये सिंपल एक इसी सेंटेंस में हम सबसे पहले उद्देश्य का विस्तार करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? परिश्रमी राम, ठीक है। तो परिश्रमी राम ये हो गया और यहां पर हमने लिख लिया लिखता है। इसी में हम आपको आगे जोड़ देते, परिश्रमी राम पत्र लिखता है। तो अब आप अगर देखोगे यहां पर सिंपल, यहां देखो परिश्रमी राम ये उद्देश्य का विस्तार हो गया, ठीक है। पत्र लिखता है ये विधेय हो गया। हमने यहां पर क्या लिखा? विधेय के साथ में हमने पत्र जोड़ दिया और यहां जो राम था उसके साथ परिश्रमी जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये विस्तार हो गया। समझ में आया? अगर आपको विस्तार करने के लिए बोला जाता है, मान लीजिए कहीं किसी सेंटेंस में विस्तार करने के लिए बोला जाए, तो आप इस तरीके से विस्तार कर सकते हैं। उद्देश्य के पहले हमेशा कोई विशेषण लगा दीजिए, सिंपल उसका विस्तार हो जाएगा। विधेय के साथ क्या रहेगा? जो भी क्रिया है उसके साथ कर्म को लगा दीजिए, उसका विस्तार हो जाएगा। बहुत इजी है, इसमें कहीं कोई ऐसी मुश्किल आपको नहीं आएगी। अब आ जाते हैं हम वाक्य के भेद पर। देखिए, वाक्य से पहले बहुत सारी चीजें हैं। वैसे तो आपके पास टॉपिक में आया अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, इतना ही नहीं पूछा जाता। जितना मैंने ये समझा चुकी हूँ ये भी इसी टॉपिक के अंदर कवर अप होता है, ये ध्यान रखना। तो ये सोचो कि हमने बस इतना कर लिया हो गया, नहीं, इतने से नहीं होता। तो जितना भी मैंने अभी आपको बताया, वाक्य का स्वरूप क्या होता है, वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वाक्य के गुण क्या होते हैं, वाक्य के घटक या अंग क्या होते हैं, ये वाक्य के भेद से पहले ये जो 4 चीजें आपको बताई हैं, ये भी आपके इसी टॉपिक में कवर होंगी। अब हम आ जाते हैं वाक्य के भेद में। वाक्य के 2 भेद होते हैं। पहला है, सामान्यतः 2 प्रकार के वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जिन्हें हम बोलते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, या रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब इसमें जो है ये ध्यान रखिए, ये 2 हैं और ये दोनों ही आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। ये दोनों आपको पढ़ाए जाने हैं, लेकिन फर्क क्या है? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद आप 9th में पढ़ेंगे, जबकि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद आप 10th में पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना। अब आप ये सोचो कि 10th में तो हमने ये पढ़ लिया, वो 9th में आएगा, ये 10th में आएगा। ये तो 10th में ही आएगा और ये 9th में ही आएगा, लेकिन 10th में आपके ये दोनों आने हैं। समझ में आया? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, ये दोनों 10th में आएंगे और 9th में सिर्फ आपका एक ही आएगा। तो अभी जो आपको मैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो उनके लिए ये रिलीफ की बात है कि उन्हें सिर्फ एक पढ़ना है, लेकिन 10th वाले बच्चों को क्या करना है? 9th वाला याद रखना है। जो अभी आपको मैं पढ़ाऊंगी 9th में, ये आपको 10th तक याद रखना है और 10th में फिर से आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने हैं। तो यही चीज़ आपके अलंकार में भी होंगे, ध्यान रखिएगा। अलंकार जब पढ़ाऊंगी तब भी मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगी। तो बेसिकली 10th में आपके ये दोनों आने वाले हैं और 9th में आपका सिर्फ एक ये ऊपर आने वाला है, ठीक। चलिए, अब हम चलते हैं कि ये है क्या चीज़। अर्थ मतलब जब हम कोई एक वाक्य बनाते हैं, जैसे सिंपल हम कोई एक वाक्य बना रहे हैं, हम यहाँ पर बोल दें
मैंने कहा था कि सो हम आज स्कूल नहीं आएगा। ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब सेंटेंस दो तरीके से बनता है। एक तो चीज क्या है, मैंने बनाया, दूसरा चीज बनने के बाद उसका अर्थ क्या निकला, ठीक है। दो तरीके से होता है। अब सिंपल ये दोनों ही चीजें आपको इसी एक सेंटेंस में मैं आपको समझाऊंगी। जैसे सिंपल है, आप यहां पर देख रहे हो, मैंने यहां पर कुछ एक चीज का इस्तेमाल किया है, क्या, नहीं। नहीं के कारण ये एक नकारात्मक वाक्य बनता है, ठीक है। क्या बनता है, नकारात्मक वाक्य बनता है, क्योंकि यहां पर नहीं जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सिंपल। तो जब हम ये वाक्य पढ़ रहे हैं तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद में ये अर्थ निकल रहा है। लेकिन ठीक है, सो हम आज स्कूल नहीं आएगा, ये एक चीज आप देख रहे हो, नहीं आने की वजह से ये एक नकारात्मक सेंटेंस है, इस वाक्य को पढ़ने के बाद निकलता है। तो वाक्य को पढ़ने के बाद उसका अर्थ निकल रहा है, तो ये अर्थ की दृष्टि से हो गया। अब जब हम वाक्य बनाते हैं तो बनाना क्या होता है, इसे हम बोलते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। यानी कि जब हम वाक्य को बना रहे हैं, अब हम यहाँ पर जब वाक्य को बना रहे हैं तो अब आप ये देखोगे कि ये वाक्य तीन तरीके से बनते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। ये रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, जिसे आपको 10th में पढ़ना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर दो वाक्य हैं, सिंपल आप देख रहे हो, एक ये वाक्य है, एक ये वाक्य, ये दो वाक्य हैं। तो सिंपल ये एक मिश्र वाक्य है। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद के आधार पर इसको बनाने के तरीके में मैंने मिश्र वाक्य की जो एक प्रक्रिया है उसे अपनाया है, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं वाक्य को बनाने में, एक वाक्य बनाना और एक वाक्य के अर्थ को समझना। लेकिन अब आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ अर्थ की दृष्टि से है, तो मैं आपको वही समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये समझा दूँ, रचना की दृष्टि से जो वाक्य के भेद होते हैं ये सिर्फ तीन तरह के होते हैं, जिसे आप 10th में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे, लेकिन इनिशियल लेवल पे मैं आपको बता देती हूँ। इसके तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ये तीन वाक्य होते हैं जिन्हें आपको क्लास 10th में पढ़ना है। तो अभी आपको नहीं पढ़ना, हमें अभी पढ़ना है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, जिसके 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं, ठीक है, जिन्हें हमको अभी पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हमने आपको बताए? 8 भेद बताए। यही आपको मेन पढ़ने हैं, 8। अब आप ये समझोगे इतने सारे 8 मैम कैसे याद रखेंगे? ये याद रखिए कि रचना के आधार पर जो आपके वाक्य भेद हैं वो सिर्फ 3 हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा आसान ये हैं, ठीक है। इसीलिए वो मुश्किल हैं, आपको 10th में दिए गए हैं, लेकिन ये आसान है। तो इनको हम देखेंगे, इनको आप देख कर ही पहचान सकते हैं कि ये कौन से भेद हैं, और बहुत आसान होते हैं। बस यही कि अब आपको डिफिनेशंस याद रखनी पड़ेंगी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये डिफिनेशंस आपसे अब एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए देखते क्या है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं, ठीक है। पहला आते हैं कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। तो वैसे तो इसका जो पॉपुलर नेम है वो क्या होता है? वो कौन सा है आपका? विधानवाचक वाक्य। जो वाक्य में जिसको मोस्टली हम पढ़ते हैं वो है विधानवाचक वाक्य, लेकिन इसे हम कथनात्मक वाक्य भी बोलते हैं। दूसरा वाक्य है नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। तो इसका बेसिक नाम है निषेधात्मक वाक्य। इसे नकारात्मक यानी कि निगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। नाम से आप समझ गए हो क्या, ठीक है। तो उतना आप इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना कि मैम क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हम पढ़ेंगे जो वाकई एक सेंटेंस में 2-2 चीज़ें होंगी, उसमें आप क्या चीज़ पहचानोगे, क्या करोगे, वो सारी चीज़ें भी।
तीसरा है आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य, तो इसे हम आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य या विधिवाचक वाक्य बोलते हैं। तो ये क्या होता है, आज्ञार्थक वाक्य बोला जाता है, वैसे इसमें होता है आज्ञावाचक वाक्य। क्या नाम होता है इसका, आज्ञावाचक, ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य। फिर आते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य, फिर इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक या उद्गारवाचक वाक्य। उद्गारवाचक क्यों बोला है, क्योंकि इस वाक्य में हमारी जो भावनाएं हैं वो ज्यादा तौर पर सामने प्रकट होती हैं, इसीलिए इनको बोला गया है उद्गारवाचक वाक्य। नेक्स्ट आते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो ये करीबन आपके 8 हैं जिन्हें हम आज के इस पूरे टॉपिक में कवर करने वाले हैं, जिन्हें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्यों, क्योंकि इसमें रूपांतरण आएगा, ध्यान रखना, इसमें रूपांतरण आएगा, इसमें आपको पहचानना होगा, वाक्य लिखा है कौन सा वाक्य है ये लिखना होगा, रूपांतरण भी आप इसमें लिखोगे। तो कई सारी चीजें हैं जो आपको इसमें करनी होंगी। अब रचना के आधार पर वाक्य के कितने मैंने आपको बताए थे, 3 भेद बताए थे। पहला सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य, जिसे हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में। अभी नहीं, जरूरी था तो ये चीजें आपको बता दी गई। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला वाक्य, जिसे हम बोलते हैं विधानवाचक वाक्य या कथनात्मक वाक्य। ठीक है, चलिए देखिए, सामान्य कथन अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अथवा अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य कथनात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। अब इसके देखिए कई नाम हो गए, ध्यान रखिए। सबसे पहले जिस नाम से आप इसे जानोगे वो है विधानवाचक वाक्य, ठीक है, विधानवाचक वाक्य। दूसरा नाम आपका है कथनात्मक वाक्य, तीसरा है सकारात्मक वाक्य, ठीक है, यह दिया हुआ है सकारात्मक वाक्य। तो ये इसके 3 नाम हैं, तीनों आप अच्छे से समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सा वाक्य पूछ लिया गया है। तीनों नाम दे दिए गए। अब यहाँ पर इन्होंने बोला विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य मोस्टली सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसे आप सिंपल स्टेटमेंट जिन्हें बोलते हैं वो कहलाते हैं। इसमें किसी भी तरह आप इसको जो भी सामने लिखा हुआ है इसका जो अर्थ है वो आपके सामने है, इसके पढ़ने के बाद कोई और दूसरा अर्थ निकलेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सूर्य पूरब से उदय होता है, ये हमने क्या बोला, ये सिंपल एक स्टेटमेंट्स होंगे, याद रखना। और पॉजिटिव सेंटेंस होंगे, क्योंकि अगर ये निगेटिव होंगे तो ये किसमें चले जाएंगे, निषेधवाचक वाक्य में चले जाएंगे। क्वेश्चन होगा तो वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य में चला जाएगा, आज्ञा होगी तो आज्ञार्थक वाक्य में चला जाएगा, डाउट होगा तो संदेहवाचक वाक्य में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी, ये सिंपल एक स्टेटमेंट रहेगा। यहाँ क्या है, सूर्य पूरब से उदय होता है, ये सिंपल एक स्टेटमेंट है। इसमें कोई भी इसको पढ़ने के बाद से अगर आप दूसरा कोई अर्थ निकालना चाहो तो निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। छात्राएं नृत्य कर रही हैं, ये भी सिंपल एक स्टेटमेंट है, इसीलिए इसको कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक यानी कि जो कथन हम कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं उसी के बारे में बात करी जा रही, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कथनात्मक वाक्य। ठीक, मैं कल लखनऊ गया था, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, जनता ने नेताजी का स्वागत किया, रेखा अध्यापिका है। तो आप ये जितने भी मैंने यहाँ पर उदाहरण आपको दिए हैं, आप क्या देख रहे हो, ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, जो चीज लिखी है उसका अर्थ भी सिंपल वही है, इसके अलावा उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। आप इसके पढ़ने के बाद, अब सिंपल यहाँ पर है उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, इसके पीछे अगर हम कोई भी अर्थ निकालना चाहें तो निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल स्टेटमेंट ही दिया जा रहा है। तो विधिवाचक वाक्य मतलब होता है कथनात्मक वाक्य, जहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और ये सभी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। ये एक सबसे आसान वाक्य है। अब इसके बाद जो है, जब हम वाक्य पढ़ेंगे, जितने भी वाक्य आएंगे इनके पीछे कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध, निषेध मतलब ना होना। अब निषेध शब्द आपने कहाँ पढ़ा है, ध्यान देना, प्रवेश निषेध। आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस में जाओ तो वहाँ पर कोई एरिया जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है, जहाँ पर आपके जाने की मनाही होती है, तो वहाँ हिंदी में लिखा होता है प्रवेश निषेध, यानी कि जाना मना है। प्रवेश यानी कि एंट्रेंस
जो है वो आपकी मना है, वहां पर आप नहीं जा सकते हो। तो निषेध का मतलब क्या होता है? नहीं, मत, ना, ठीक है, मनाही करी जा रही है। तो निषेध मतलब ना होने का बोध होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। समझ में आया? इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, यानी कि निगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है, यानी कि जो स्टेटमेंट है उसकी मनाही करी जाती है। सामान्यतः हिंदी में सकारात्मक वाक्यों में नहीं, ना, मत लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पर बोला ये सकारात्मक वाक्य थे विधिवाचक वाक्य में, जैसे सूर्य पूरब से उदय होता है। अब सिंपल अगर हम इसमें ना लगा दें, नहीं लगा दें या मत लगा दें तो वो निषेधवाचक वाक्य बन जाता है। जैसे हम बोले सूर्य पूरब में उदय होता है, सूर्य पूरब में उदय नहीं होता है। छात्राएं नृत्य कर रही हैं, छात्राएं नृत्य नहीं कर रही हैं। मैं कल लखनऊ गया था, मैं कल लखनऊ नहीं गया था। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, उसकी पत्नी बहुत बीमार नहीं थी। जनता ने नेताजी का स्वागत किया, जनता ने नेताजी का स्वागत नहीं किया। रेखा अध्यापिका है, रेखा अध्यापिका नहीं है। तो सकारात्मक वाक्यों में ना लगा देने से क्या बन जाते हैं? वो निषेधात्मक वाक्य बन जाते हैं। निषेधात्मक वाक्य में 3 चीजें होती हैं, ठीक है? क्या होती हैं? अब 3 चीजें वो क्या होती हैं? पहला होता है नहीं, ना और मत, ये 3 चीजें लगी होती हैं, ठीक है? अब एक चीज और ध्यान रखना, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे, अभी हम आगे जो हम आपको पढ़ाएंगे उनके साथ भी ये नकारात्मक वाक्य लगे होंगे। उस कंडीशन में नकारात्मक, अब जैसे कोई एक सिंपल सेंटेंस है यहाँ पर, खेलने चले जाओ, ये एक सकारात्मक वाक्य है, खेलने मत जाओ, तो यहाँ मत लगाकर हमने इसे नकारात्मक वाक्य बना दिया। तुम स्कूल जाओ, तुम स्कूल मत जाओ या ना जाओ, ठीक है? तो यहाँ पर मत या ना जैसे शब्दों को लगाकर हम नकारात्मक वाक्य बना देते हैं। अब कोई भी सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें नकारात्मक के साथ कोई और भी सेंटेंस आ रहा होगा तो उस जगह हम उसे नकारात्मक वाक्य नहीं कहते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे होगा? ये अभी हम आगे के सेंटेंस समझते हैं, तो जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उसमें हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती। तो सिंपल ये ध्यान रखना, जहाँ पर भी किसी चीज़ की ना, नहीं, मत जैसी बात करी जाएगी वहाँ पर निषेधात्मक वाक्य कहलाएंगे। जैसे अन्य उदाहरण देखो, क्या दिया है? माला नहीं खेलेगी, मैं आज नहीं लिखूंगी, आज हिंदी के शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ाई, आज हिंदी के शिक्षक ने कक्षा नहीं पढ़ाई। सिंपल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो माला नहीं खेलेगी, यानी कि वो मना कर दिया उसने, ठीक है, किसी चीज़ की मनाही हो गई। फिर है मैं आज नहीं लिखूंगी, मैं आज, मेरा लिखने का मन नहीं है, मैं नहीं लिखूंगी। जैसे मैं बोल दूँ आज मैं स्लाइड में नहीं लिखूंगी, ठीक है, तो मेरा मन नहीं है, मैं नहीं लिखूंगी, मैं आपको वर्बली समझाऊंगी, ओरली समझाऊंगी। फिर है आज हिंदी के शिक्षक ने कक्षा नहीं पढ़ाई, तो वो क्या बोल रहे हैं? नहीं पढ़ाएंगे। तो एक तरीके से ये क्या हो गए, जहां पर हम किसी चीज की मनाही कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, वो जैसे शब्द आपके नकारात्मक वाक्यों में आते हैं। हिंदी में नकारात्मक वाक्य अन्य तरीके से भी बनाए जाते हैं। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें बिना ना लगे भी नकारात्मक सेंटेंस बनते हैं। अब आपको यही एक ट्रिक जो है वो आपको सीखनी है। जैसे यहाँ पर दिया है, अब वह कहाँ मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा, सिंपल। अब जैसे तुम बोलो कि जैसे आपको देरी हो जाए, ठीक है, अब आपको घर में देरी हो गई स्कूल से निकलने के लिए और स्कूल का टाइम है 7:15, आपका 7:15 पे डोर जो है वो गेट स्कूल का क्लोज हो जाता है। उस कंडीशन में जब आप जाओ, आपको देर हो गई, आपके घर से ही आपका 7 बज गया, घर ये स्कूल पहुंचने में आधे घंटे का समय लगता है, तो अब क्या बोलोगे? अब गेट कहाँ खुला मिलेगा? अब ऐसे ही दो, कहाँ खुला मिलेगा, यानी कि वो बंद है ना, यानी कि वो बंद है, नहीं खुला मिलेगा आपको। तो ये भी एक तरीका होता है जो नकारात्मक सेंटेंस को बताता है। अब ये कैसे पहचानोगे? जैसे कुछ शब्द तो हैं जैसे ना, नहीं, मत लगे हैं, तो वो तो देखकर पहचान जाओगे। अब इन सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये एक नकारात्मक सेंटेंस है। जैसे यहाँ पर आप बोल रहे हो अब वह कहाँ मिलेगा, अगर इसका अर्थ निकालो, यानी कि अब तुम वहां जाओगे तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, सिंपल, नहीं मिलेगा। फिर है मैं तो अब यह काम करने से रहा,
सिंपल है, तुमने सीधे बोल दिया कि भाई तुमने ये काम नहीं किया। सिंपल, जैसे तुम्हारे और तुम्हारे भाई में या तुम्हारी बहन में किसी चीज़ को लगा कि तुमने अपनी बहन से बोला कि अगर आज तुम जो है मेरे रूम को साफ कर दोगी तो मैं तुमको बाहर लेकर चलूँगा, ठीक है, और आज हम लोग जो है शाम को बाहर खाना खाएंगे। तुमने अपनी बहन से ये प्रॉमिस किया, लेकिन बहन ने अगर रूम नहीं साफ किया तो तुम क्या करोगे? अब मैं तो बाहर जाने से रहा। सिंपल से एक चीज़ है ना, तुमने सीधे से उसको मना नहीं किया कि मैं आज बाहर नहीं जाऊंगा। तुमने क्या बोला? तुमने ये काम नहीं किया, तुमने मेरा रूम साफ नहीं किया, तो मैं आज बाहर जाने से रहा। तो सिंपल आप एक तरीके से इनडायरेक्टली वे में उसे मना कर रहे हो, तो वो इनडायरेक्टली नकारात्मक सेंटेंस निकल के आ रहा है। अब तुम मुझे क्यों पूछोगे, मतलब नहीं पूछोगे, ठीक है। अब तुम्हारे सामने तुम्हारे और फ्रेंड्स आ गए तो मेरी कोई बात, मेरी वो वही नहीं है। तुम जैसे आप और आपके भाई हो, आपके भाई के बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए तो आप सिंपल बोलोगे अब तुम मुझे क्यों पूछोगे, अब तो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करोगे, है ना। तो एक तरीके से कुछ सेंटेंस पढ़ने के बाद जो इनडायरेक्टली वे में नकारात्मक होते हैं, डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप में जो नकारात्मक होते हैं, जिसमें ना, नहीं और मत जैसे शब्द सामने लगे होते हैं, तो वो आपके डायरेक्टली आप बोल देते हो कि वो नकारात्मक सेंटेंस है। लेकिन कुछ चीज़ों को आप घुमा फिरा कर दोगे, मेरे से अब ये काम मेरे से होने से रहा, मेरे को वो कहाँ मिलेगा, है ना। तो एक तरीके से वो इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि वो नकारात्मक है। तो जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो इनमें ध्यान रखना कि इनडायरेक्टली वे में भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो नकारात्मक कहलाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे में। पहला हमने पढ़ा विधानवाचक वाक्य, दूसरा पढ़ा निषेधवाचक वाक्य, अब हम तीसरा आ गए हैं आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य, या जिसे हम आज्ञावाचक वाक्य भी कहते हैं। क्या दिया? जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, विनय आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। सिर्फ आज्ञा दे देना ही नहीं होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम आज्ञा दे रहे हैं, हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, आज्ञा भी कर रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं। अरे रे उसे वहां नहीं रखो, यहाँ रखो, ठीक है, ये यहाँ सही लगेगा। यहाँ पर हमने क्या बोला, यहाँ पर हम निर्देश दे रहे हैं, वहां पर वो खराब हो जाएगा। खाना फ्रिज के बाहर नहीं रखो, अंदर रखो, है ना। तो यहाँ पर हम निर्देश दे रहे हैं। आज्ञा देना होता है, तुम यहाँ मत बैठो, तुम अब पढ़ो जाके, तो वो आज्ञा देने की बात हो गई। रिक्वेस्ट करने की बात क्या होती है, तुम ये कर लो ना यार, तुम प्लीज कृपया करके ये काम कर लो, तो वो रिक्वेस्ट हो गई, वो विनय हो गई, प्रार्थना हो गई। तो इस तरह के अगर कोई भी स्टेटमेंट्स हैं तो वो आपके इसी में आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र देना, तो यहाँ पर कृपया जैसे शब्द लग जाने से ये क्या हो गया, ये प्रार्थना हो जाती है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर आप ये लगा होने की वजह से क्या हो गया, ये एक प्रार्थना हो जाती है। फिर दूसरा आप क्या देख रहे हो, कल तक अवश्य आ जाना। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, उसे कल तक अवश्य आ जाना, हम इसे यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है, कल तक अवश्य आ जाना। यहाँ से हमारी क्या निकल आ रहा है, ये आज्ञा बता रहा है। फिर नेक्स्ट आता है अपना अपना काम करो, ये क्या है, ये निर्देश है। इससे क्या पता चल रहा है, ये निर्देश है। फिर है आप खामोश रहिए, क्या है, आप खामोश रहिए, तो ये भी क्या है, ये भी एक आज्ञा ही बता रहा है। फिर है निकल जाओ कक्षा से बाहर, ये भी क्या है, ये भी एक आज्ञा बोली जा रही है। उनसे बोला जा रहा है कि नहीं, ये आज्ञा नहीं, निर्देश है। आज्ञा तो परमिशन हो जाएगी, यहाँ पर ये क्या है, ये निर्देश दिया जा रहा है उससे, उसको कि निकल जाओ। फिर एक कृपया आप बाहर बैठिए, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना हो रही है या विनय आप कुछ भी कह लो, वो हो रहा है। तो समझ में आया? तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पर वाक्य जहाँ पर हम आज्ञा दे रहे हैं, जैसे आपने परमिशन मांगी अंदर तो मैं बोलूँगी हाँ अंदर आ जाओ,
ठीक है, तो ये हमारी आज्ञा है, मेरी परमिशन है कि तुम अंदर आ जाओ। मैं निर्देश, तुम वहां पर बैठो, तो मैं वो निर्देश दे रही हूँ, कितनी तुमको वहां पर बैठना है ये मैं निर्देश दे रही हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस जहां पर हम आज्ञा दें, निर्देश दें या प्रार्थना करें, ये हमारे आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि जहां पर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कह दिया, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आप अगर उनसे प्रश्न पूछते हैं तो उसमें उत्तर मिल सकता है। जैसे हम पूछें कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुमने क्या खाना खाया है, तो ये कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनके जवाब हैं। जैसे कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, तुम क्या खा रहे हो, मैं दाल रोटी खा रहा हूँ, कुछ भी आप बोल दो, तो इन सभी के क्वेश्चन के जवाब में आंसर मिल रहे हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें हम क्या लगाते तो हैं लेकिन उसका कोई आंसर नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो, ये क्या है, तुम क्या बात कर रहे हो, इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। हमेशा वो क्वेश्चंस जिनके आंसर्स मिलने की उम्मीद है सिर्फ वही प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। क्योंकि जैसे यहां पर हम बोलेंगे तुम क्या बात कर रहे हो, तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, सिंपल एक स्टेटमेंट है जहां पर हम अचंभित हैं। तो ये क्या शब्द लग जाने से कोई भी सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बन जाता है। देखिए क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम रूपाली वर्मा है, उत्तर मिला। फिर क्या है, अब वह पढ़ने कब जाएगा, वह पढ़ने शाम को जाएगा, उत्तर मिला। फिर है, तुम पढ़ोगे, हाँ मैं आज पढ़ूंगा, तुमने उत्तर दिया। यहाँ पर कहाँ जा रहे हो, घर जा रहा हूं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें क्या था, आपको आंसर्स मिल रहे थे। जिसमें आंसर मिलते हैं वही प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। प्रश्नवाचक वाक्य की एक सबसे सटीक पहचान क्या है, सबसे याद रखना, प्रश्नवाचक शब्द लगा होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। ये प्रश्नवाचक वाक्य की दो पहचान होती है, इन दोनों का होना कंपलसरी होता है प्रश्नवाचक वाक्य में। ठीक है, फिर आते हैं, जिस प्रकार अधिकांश सकारात्मक वाक्यों में निषेधात्मक वाक्य बन जाते हैं उसी तरह उनके प्रश्नवाचक रूप भी बन सकते हैं। यानी कि जो सबसे पहला सेंटेंस हमने पढ़ा था विधानवाचक वाक्य, उसमें हमने क्या देखा था, वो सभी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस थे, उनसे निषेधात्मक वाक्य भी बन सकते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य भी बन सकते हैं। प्रश्नवाचक रूप में सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार के वाक्यों बनाए जा सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में वक्ता कोई ना कोई प्रश्न पूछता है, समझ में आया। प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा वक्ता कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, याद रखना, उससे कोई ना कोई उत्तर मिलेगा। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्नवाचक कैसे होते हैं, ऐसे प्रश्नवाचक जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में प्राप्त होता है। इनमें क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है, ठीक है। एक पहला क्या बताया, सिर्फ हाँ या ना में उत्तर मिलेगा, एक ये होता है। जैसे यदि क्या वह आगरा जा रहा है, हाँ वह आगरा जा रहा है। क्या मीरा ने झूठ बोला, नहीं मीरा ने झूठ नहीं बोला। क्या आप मुझसे नहीं मिलेंगे, हाँ मैं मुझसे तुमसे मिलूंगा। क्या अंशुमन वैष्णो देवी जाएगी, हाँ अंशुमन वैष्णो देवी जाएगी। तो इन सभी में क्या हुआ, वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ है और इसका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में मिल रहा है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या है, अन्य प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। दूसरा क्या होता है, सिर्फ क्या नहीं और भी बहुत सारी चीजें जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो वाक्य के बीच में आएंगी। क्या दिया गया है, वे लोग कहाँ रहते हैं। अब कहाँ बीच में आया है, अब इसका उत्तर क्या बोलेंगे, वे लोग जयपुर में रहते हैं, ठीक है। उत्तर हम दे रहे हैं ना, उत्तर मिल रहा है आपको। फिर आते हैं, आपको किससे मिलना है सॉरी, तो किससे जैसा शब्द कहाँ आया, बीच में आया। आप लोग यहाँ से कब जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से कल जाएंगे, सिंपल।
उत्तर मिला ना। तो ये प्रश्नवाचक शब्द जितने हैं आप देख रहे हैं बीच में, कब, किसने, कहा, ये सभी कहाँ आ रहे हैं, वाक्य के बीच में आ रहे हैं। तो दो तरीके के हैं, एक वाक्य स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में क्या शब्द आएगा जिसका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में होगा, दूसरा जो है वो वाक्य के बीच में जो है आता है जिसका उत्तर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पांचवा होता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं देखिए, वक्ता की इच्छा, उसकी आशा, आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए अथवा दूसरों के लिए किसी ना किसी इच्छा को भाव प्रकट करता है। सिंपल देखो, जैसे है आप लोग बोलते हो ना हैप्पी बर्थडे, आपने क्या दिया, आपका जन्मदिन मुबारक हो, आपने ये बोला, फिर उसके बाद ये आपकी इच्छा है कि उसका जन्मदिन अच्छा जाए, हैप्पी जर्नी, तो यहाँ पर आप आशा कर रहे हो, दूसरे के लिए क्या आशा कर रहे हो कि उसकी जर्नी अच्छी हो। ठीक है, दूसरा बात, आप किसी का पैर छूते हो या प्रणाम करते हो तो सामने वाला क्या बोलता है, जीते रहो, खुश रहो, ये बोलते हो या नहीं बोलता है। तो आशीर्वाद जैसे शब्द, ये तीनों ही तरह की चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपकी इच्छावाचक बात में आती, क्योंकि ये बात प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रही, ये हमारी आशा है, हमारी इच्छा है, हमारी कामना है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, आपकी यात्रा शुभ हो, हमने बोला ना हैप्पी जर्नी आप लोग बोलते हैं, तो ये मैं आशा करती हूँ कि आपकी यात्रा अच्छी हो। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आपकी यात्रा शुभ हो। नेक्स्ट है नववर्ष मंगलमय हो, तो अभी तो नववर्ष शुरू हुआ है, हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना, तो वही नववर्ष मंगलमय होता है। तो नववर्ष मंगलमय मतलब आने वाला जो साल है वो आपके लिए अच्छा जाए, बहुत मंगल लेकर आए। तो ये भी हमने क्या करी, आशा प्रकट करी या इच्छा प्रकट करी। आज तो कहीं से भोजन मिल जाए, तो मेरी इच्छा है कि आज मुझे कहीं से जो है भोजन अच्छा सा मिल जाए। ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, तो ये क्या होता है ना, दीर्घायु रहो, जीते रहो, ये आशीर्वाद होते हैं जब दूसरा कोई आपको देता है। भगवान करे सब कुछ ठीक निकले, तो ये मैं इच्छा कर रही हूँ, कामना कर रही हूँ। जैसे मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो मेरे मन में इच्छा क्या रहती है, भगवान करे ब्लड रिपोर्ट सब कुछ अच्छी आए, तो ये मेरी क्या है, इच्छा होती है, मैं आशा कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें अच्छी जाएं। फिर है दीपावली शुभ हो, तो ये भी हमने क्या करी, हमने ये कामना करी कि भाई आपकी दीपावली अच्छी जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो प्रैक्टिकली नहीं हैं, हम सिर्फ उसे दिल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या दूसरे के लिए या अपने लिए, एक्सपेक्टेशंस जिसे हम बोलते हैं, वो आपकी इच्छावाचक वाक्य में आती है। फिर आ जाते हैं छठा, संदेहवाचक वाक्य। किसमें आ गए हम, संदेहवाचक। अब नाम में ही संदेह, यानी कि जहां डाउट हो, हम जिस चीज को लेकर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो, हम डाउटफुल हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या, इन वाक्यों में वक्ता प्रायः संदेह की भावना को प्रकट करता है, यानी कि डाउट। इन वाक्यों में कार्य में संदेह अथवा संभावना का बोध होता है। क्या होता है, संदेह, या हम ऐसा सोच लें कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, बस सिंपल ये समझ लो कि डाउट हो रहा है। जैसे दिया, शायद वह सुधर जाएगा, अभी तो वो बिगड़ा हुआ है, सुधर जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, सिंपल एक वीडियो देख रहे हो, अब वीडियो देखते देखते आप इतना मगन हो और एकदम से कुछ अच्छी सी स्मेल आई, खाने की बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है, तो आप सोचते हो शायद मम्मी आज राजमा बना रही हैं, आपको राजमा बहुत अच्छा लगता है, शायद मम्मी आज राजमा बना रही हैं। तो आपको नहीं पता कि मम्मा किचन में क्या बना रही हैं, आपने स्मेल से इस चीज़ को खाली एक इमेजिन किया कि शायद वो राजमा बना रही हैं। सिंपल है ना। तो यहाँ पर क्या है, आप डाउटफुल हो सकता है छोला भी बन जाए, ठीक है, हो सकता है पनीर भी बन जाए, तो ये तो आपको नहीं पता ना, आप ये सोच रहे हो कि मम्मी कुछ अच्छा बना रही है। तो यहाँ पर हम कंफर्म, जैसे अब मान लो आप स्कूल में बैठे हो और पापा आपके कहीं बाहर टूर पे गए थे, उनको 10 बजे आना था, तो अब जब स्कूल में बैठे हो आप घड़ी देखते हो, पापा अब तक घर आ गए होंगे। अब आप तो स्कूल में बैठे हो, आपको नहीं पता कि पापा घर में आए नहीं, आप ये खाली एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि शायद वो अब तक घर आ चुके होंगे। जहाँ पर आप कंफर्म नहीं हो, डाउट में हो, वो हमेशा संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा।
दूसरा है वह संभवतः कल आएगा, तो हमें ये नहीं हमें कंफर्म है कि वो आएगा, तो ये संभावता हमने लगा दिया। शायद है, संभव है, संभवतः है, तो ये सारे शब्द जहां पर आएंगे वहां पर क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है। नेक्स्ट है शायद आज वर्षा होगी। भाई बाहर बादल हैं, गड़गड़ा रहे हैं, शायद वर्षा, और कभी ऐसा होता है कि हवा आई और पूरे के पूरे बादल उड़ गए, तो हम इसीलिए बोल सकते हैं नहीं आज वर्षा होगी, हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते, शायद आज वर्षा होगी। हो सकता है आज धूप ना निकले, तो अब इसमें देखिए क्या है, हम यहाँ पर भी हम कंफर्म नहीं है, स्टेटमेंट देखकर पढ़िए कि क्या है, शायद आज धूप ना निकले, हो सकता है आज धूप ना निकले। फिर नेक्स्ट है शायद मैं बाहर चला जाऊं, शायद मैं बाहर चला जाऊं। अब तक शेर नदी पार कर चुका होगा, क्योंकि मैं तो बाहर आ गया, जंगल के बाहर हूं, मैंने शेर देखा था, तो हो सकता है अब तक उसने नदी पार कर ली हो, तो हम इसे कंफर्म नहीं है। इन वाक्यों में संभावनार्थक भी कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, संदेहवाचक वाक्य या संभावनार्थक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि कार्य होने के प्रति वक्ता संभावना ही व्यक्त करता है। हम कंफर्म नहीं होते हैं, हम डाउट में रहते हैं, हम सिर्फ संभावना बता रहे होते हैं, इसीलिए इसे संभावनार्थक जो वाक्य भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं नंबर 7 पर। क्या दिया है, विस्मयादिबोधक या उद्गार वाचक वाक्य। इसको पहचानना बहुत आसान है, चलिए देखते हैं कैसे। जिन वाक्यों में आश्चर्य यानी कि विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि के भाव अचानक वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं। जैसे मान लो हमने सांप देखा, अरे सांप, तो हम क्या हुए, अरे सांप, तो हम क्या हुआ, डर गए, हमने अरे जैसा शब्द बोला। तो जब इसको लिखा जाएगा तो क्या होगा, हमने तो बोल दिया, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए मेरे सामने एकदम से एक बहुत अच्छा फूलों का गुलदस्ता आ गया, वाह कितना सुंदर है, तो हमने क्या बोला, वाह, हम बहुत खुश हुए। छी छी कितनी गंदगी है, तो यहाँ पर हमने उसको बताया। तो यहाँ पर जहाँ हमारे भाव आश्चर्य है, विस्मय है, शोक है, घृणा है, ये जैसे शब्द जो हम अलग से बोलते हैं अपने भाव को प्रकट करने के लिए, हम बोल सकते हैं ऐसा एक सेंटेंस ऐसा बोल सकते हैं, गंदा है, ठीक है, गंदा है, तो ये तो विधानवाचक वाक्य में चला जाएगा, हम बोलेंगे छी छी कितना गंदा है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैंने अपने भाव को ज्यादा व्यक्त करने के लिए छी छी जैसे शब्द को लगा दिया, तो वो विस्मयवाचक वाक्य में होगा। सिंपल अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का हम एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अब मेरी भावनाएं ठीक से बाहर आ सके, तो वो होती है आपके विस्मयवाचक। इनकी पहचान होती है विस्मयादिबोधक चिन्ह से, जिसे हम एस्टिमेशन मार्क भी कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हाय मैं मर गया, तो अब आप यहाँ पर जो एक ये देख रहे हो, यहाँ पर सिंपल अगर मान लो मैं चलते चलते किसी चीज से टकरा जाऊं, मुझे चोट लग गई, तो मैं सीधे आह लग गई, हमने केवल आह लग गई, मैं मर गई, आह मैं मर गई, तो फर्क है कि नहीं। तो यहाँ पर हाय और उसके साथ ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो ये हमेशा स्टेटमेंट के पहले लगे होते हैं, ध्यान रखना। कभी कभी ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही होते हैं। अब आप जैसे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या है, हाय मैं मर गया, तो हाय शब्द और उसके बाद ये विस्मयादिबोधक चिन्ह इस पूरे वाक्य को विस्मयादिबोधक वाक्य में बदल देता है। नेक्स्ट आइए, ओह कितना सुंदर फूल है, तो यहाँ ओह और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, इससे सीधे सीधे ये क्या हो गया, ये विस्मयादिबोधक वाक्य में तब्दील हो गया। नेक्स्ट आते हैं, आहा कैसा सुंदर दृश्य है, तो अब यहाँ पर देख रहे हो, आहा विस्मयादिबोधक चिन्ह आपका सीधे सीधे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अरे इतनी चौड़ी नदी, आपने कभी इतनी चौड़ी नदी देखी नहीं, तो अरे इतनी चौड़ी नदी, आप आश्चर्य में हो, तो यहाँ पर ये और विस्मयादिबोधक चिन्ह, और इतनी चौड़ी नदी के बाद भी देखो यहाँ पर संबोधन, इतनी चौड़ी नदी होती है क्या, हम बोलेंगे अरे इतनी चौड़ी नदी पहली बार देखी मैंने, तो यहाँ पर आपने जो है ये बताया। फिर अच्छा तुमने भी स्नान कर लिया, अब यहाँ पर अच्छा जैसा शब्द जो है, वैसे तो हम विशेषण में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, विस्मयादिबोधक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आते, ओह कितना सुंदर दृश्य है, क्या बोलेंगे, ओह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर हमने बता दिया ओह के साथ कितना सुंदर दृश्य है।
तो जहां पर हम अपने भावों को एक्स्ट्रा जो है वो प्रेशर देकर बता रहे होते हैं कि नहीं ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी, बुरी लगी या बहुत ख़राब हैं, उन जैसी चीज़ों को हम विस्मयादिबोधक वाक्य में लेकर आते हैं। बस जो आपको ध्यान रखना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह ज़रूर वहाँ पर लगा रहेगा। अब आ जाते हैं, आखिरी हमारा 8वां है संकेतवाचक वाक्य। संकेत, आपने अभी तक जितने भी सेंटेंस पढ़े वो सिंपल एक स्टेटमेंट्स थे, एक सरल वाक्य था। सिंपल विधानवाचक वाक्य हमने बोला कि क्या कहते हैं, सीता नाच रही है। सिंपल हमने बोला क्या, सीता नाच रही है, ये विधानवाचक वाक्य हो गया। निषेधवाचक वाक्य, सीता नहीं नाच रही है। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या सीता नाच रही है। आज्ञावाचक वाक्य, सीता नाचो, ठीक है। इच्छावाचक वाक्य में क्या बोलेंगे, सीता नाचेगी, ठीक है। अब सिंपल एक बात हम इसमें बोल देते हैं, इच्छावाचक वाक्य में हम बोल दें कि इसको ऐसे तब्दील कर सकते हैं कि सीता अच्छा नाचेगी, ठीक है, हम अच्छा नाचती है, सिंपल एक हम ये बोल देंगे। फिर अगर हम उसको बोल दें संदेहवाचक वाक्य में, शायद सीता नाचेगी। तो यहाँ पर हमने जितने सेंटेंस देखे ये सिंपल एक सेंटेंस थे। संकेतवाचक वाक्य की जो सबसे बड़ी पहचान होती है, इसमें 2 सेंटेंस होंगे, एक की क्रिया हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहेगी, ये ध्यान रखना। कैसे होगी, चलो देखते हैं। क्या दिया, इन वाक्यों में किसी ना किसी शर्त की पूर्ति का विधान होता है। कोई शर्त, यानी कि एक स्टेटमेंट में जब आप ये काम करोगे तभी दूसरे स्टेटमेंट में वो काम पूरा होगा। जैसे तुम अभी अच्छा पढ़ोगे तभी अच्छे नंबर आएंगे, तो शर्त पहली क्या है, तुम्हारा अभी अच्छा पढ़ना। जब तुम इसे अच्छे से इस शर्त को निभा लोगे तभी तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ये होती है शर्त पूर्ति। वही चीज उन्होंने बोला कि शर्त पूर्ति का विधान किया जाता है, इसीलिए इनको शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। एक स्टेटमेंट, एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य पर डिपेंड होती है। एक क्रिया तभी होगी अगर उससे पहले वाली क्रिया तुमने करी होगी तो, ठीक है। इसे हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं, इसमें शर्त आदि का पता चलता है। तो देखिए अब इसके 3 नाम हो गए हैं, ठीक है। इस वाक्य के कितने हैं, 3 नाम हैं। पहला नाम है संकेतवाचक वाक्य, दूसरा है शर्तवाची वाक्य, तीसरा है हेतुवाचक वाक्य। तो ये 3 नाम इसके होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम पता करते हैं कि ये कैसे वाक्य होंगे। हमेशा एक तो ध्यान रखना, इसमें 2 स्टेटमेंट होंगे। पहली चीज है, वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है। पहला है, यदि छुट्टियां हुई तो हम दिल्ली अवश्य जाएंगे। अगर राम आ जाता तो मेरा काम हो जाता। यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर उसने झूठ ना बोला होता तो तुम्हारी नौकरी ना जाती। तो सभी सेंटेंस में आपने देखा हमेशा 2 सेंटेंस है, ठीक है। पहला आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है हमेशा 2 वाक्य होंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एक की क्रिया दूसरे पर डिपेंड करेगी। अब ये कैसे आती है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यहां पर इन्होंने बोला क्या था, पहली चीज तो एक की क्रिया दूसरे पर डिपेंड करेगी और दूसरा शर्त का पूरा होना जरूरी है। तो पहली शर्त क्या है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो पहली की क्रिया क्या है, वर्षा का होना, और तभी उसी पर दूसरी क्रिया डिपेंड करती है। अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो यानी कि एक की क्रिया, अब इसकी क्रिया किस पर डिपेंड कर रही है, फसल होने की क्रिया किस पर डिपेंड है, वर्षा होने पर डिपेंड कर रही है। किस पे, अगर फसल तभी अच्छी होगी जब वर्षा अच्छी होगी। तो ये शर्त तब पूरी हो सकती है जब वर्षा पूरी होगी अच्छी। नेक्स्ट आते हैं, यदि छुट्टियां हुई तो हम दिल्ली अवश्य जाएंगे। हमारा दिल्ली जाना किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारी छुट्टियों के होने पर। एक की क्रिया, हमारा छुट्टियों पे जाने की क्रिया किस पर डिपेंड कर रही है, इससे पहले होने वाली क्रिया यानी कि छुट्टियों के होने पर। अगर राम जाता तो मेरा काम हो जाता, क्या है, अगर राम जाता तो मेरा काम हो जाता। तो यहां पर मेरा काम होने की शर्त क्या है, राम का जाना, और मेरा काम तभी पूरा होगा अगर राम जाएगा तो।
फिर नेक्स्ट क्या है, यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर मेरे अच्छा लगना तभी पॉसिबल है अगर वो मेरे साथ रहेगी, तो मुझे अच्छा तभी लग सकता है जब वो मेरे साथ रहेगी। नेक्स्ट है, अगर उसने झूठ ना बोला होता तो तुम्हारी नौकरी ना जाती। तुम्हारी नौकरी ना जाती ये शर्त कब हो सकती थी, अगर तुम झूठ ना बोलते तब ये होता था। तो हमेशा इसकी पहचान ध्यान रखना, सारे सेंटेंस एक एक वाक्य में रहेंगे, संकेत वाचक में 2 वाक्य होंगे, एक की क्रिया दूसरे पर डिपेंड होगी। ये इसका एकदम आसान सा तरीका होता है। इसी के साथ हमारा ये जो पूरा व्याख्या थी यहाँ खत्म कर दी मैंने। लेकिन पहली शर्त यह है कि ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप बहुत ढेर सारी इन वाक्यों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम हाजिर हैं, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा क्या, वाक्य रूपांतरण का। सबसे पहले वाक्य को बदलना हमें सीखना होगा। अगर हम वाक्य बदलना नहीं सीखेंगे तो ये जान लीजिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं वाक्य रूपांतरण। तैयार रहिएगा। ये वीडियो तो खत्म हो गया, तो उससे पहले आपको जो सबसे काम करना है वो है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर फटाफट करिए, ताकि और भी बच्चे यहाँ पर जुड़े और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें भी पता चले। ठीक है, तो फटाफट आप ये करिए और हम मिलते हैं अगली बार इसी के वाक्य रूपांतरण की एक्सरसाइज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।